तो यार, मेरे जैसे हर एक इंट्रोवर्ट का सपना होता है कि शहर में ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स हो जाए और मैं पूरे सुनसान पड़े शहर पर अकेले राज करूं। सोचकर ही ना एक अलग सा सुकून महसूस होता है। बस अपने फ्लैट पर आराम से चिल करूं। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो ना, तो यकीन मानो ये मनहवा सबसे बेहतरीन है हम जैसे लोगों के लिए, जो अकेलेपन में भी अपनी दुनिया खोज लेते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें इस दुनिया के अंत के बारे में बताया जाता है कि दुनिया कैसे खत्म हुई। सबसे पहले इस दुनिया के खत्म होने का पहला कारण था पडेम, यानी एक बहुत बड़ा वायरस जो कि पूरी दुनिया में फैल गया था, जिसकी वजह से ये दुनिया में जितने भी लोग थे वो मरने लगे थे। दूसरा कारण था जंग। मरने की वजह से खाना खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से एक देश दूसरे देश से जंग लड़ रहा था और लोग भूखमरी के शिकार हो रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये दुनिया खत्म हो रही थी। पर फिर भी इस दुनिया को बचाया जा सकता था। पर जो मेन कारण था इस दुनिया के खत्म होने का, वो था मॉन्स्टर्स, जो कि गेम की तरह ही इस दुनिया में पता नहीं कहां से आ गए थे और इस दुनिया पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। और इसके बाद आप तो सोच ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। लोगों के पास एबिलिटीज आने लगी, वो मेटा ह्यूमन बनने लगे। पर आपको पता है, लोगों के पास एबिलिटी तो आई, पर फिर भी ये लोग उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे स्टार्टिंग स्टेज में कि ये मॉन्स्टर्स को मार सके। और इसी की वजह से इस दुनिया का अंत हो गया, कोई भी नहीं बच पाया। और इस दुनिया के अंत के बाद हमें 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पे हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है। एक अपार्टमेंट की इमारत में बिट्टू कुछ चिप्स खा रहा है और कह रहा है कि हाँ, तकनीकी तौर पर दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि सिद्धांत रूप में वह अभी भी एक सामान्य जिंदगी जी रहा है। यही अच्छी बात है। बुरी बात यह है कि वह पूरी तरह अकेला है। वह उस 100 वर्ग मीटर के अपार्टमेंट में अकेला रहने वाला है। उसकी माँ, पिता, दादा और दादी वो सब कहीं बाहर चले गए हैं। मालूम होता है उसके पिता को यह जगह खरीदने की जिद सवार हो गई थी। बैंक से 200 मिलियन और फिर एक और 200 मिलियन उधार ली, कर्ज ली, जुए खेले और किसी तरह आखिरकार इसे खरीदने में कामयाब रहे। इसीलिए भले ही बच्चा अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, उसे एक अच्छी जगह पर रहने के फायदे मिले। और जब कयामत शुरू हुई, जब सारा हाहाकार मचा, तो उसने वहीं रुकने का फैसला किया। वह अपना फोन चेक करता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि कोई सिग्नल नहीं है। वह एक गहरी सांस लेता है, लेकिन अचानक एक तेज आवाज गूंजती है। वह सिर घुमाता है और एक चीज सीधी उसकी तरफ उड़ती आ रही है, खिड़की से टकराती है। वह सदमे में पीछे की ओर गिर जाता है। मॉन्स्टर दोबारा वार करने आता है, लेकिन तभी शीशे पर एक संदेश चमकता है। बिना अनुमति का एक प्राणी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। बिट्टू शांत हो जाता है, याद करता है कि यही एक वजह है कि वह अभी तक जिंदा है, लेकिन वह परेशान हो रहा है। वह गुस्से में दरवाजे पर लात मारता है, जोर से गालियां देता है। दुनिया के खत्म होने के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वह अभी भी कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। वह पूरी तरह से अंदर फंसा हुआ है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे, सुपर रिक्लूस को, बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वह उसे चिल्लाकर कहता है अगर यही हालात रहे तो वह मर जाएगा। उसकी सबसे बड़ी समस्या अभी खाने की है। कल से बिजली गुल है। वह फ्रिज में बचा जो कुछ भी है वह खा रहा है, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। फिर अचानक सिस्टम में एक संदेश आता है। उसने एक लेवल 23 का कैलिकन शिकार किया है और भारी मात्रा में अनुभव कमाया है। वह उलझन से देखता है। क्या उसका मतलब वह चिड़िया थी? वह खिड़की पर जाकर नीचे देखता है और उस प्राणी को गोबलिनों के एक झुंड द्वारा नोचे जाते हुए देखता है। धत, ये तो एक दूसरे को भी खा जाते हैं। बिट्टू को एहसास होता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मॉन्स्टर सीधे उसके अपार्टमेंट से टकराया था। इसके अलावा उसे एक नया स्किल मिलता है जो कहता है कि आसपास का लूट कुछ शर्तों को पूरा करता है और कुछ गणना शुरू करता है। अचानक वह वहां खड़ा है, पूरी तरह समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। गोबलिन सभी चीख रहे हैं, अपने सिर पकड़े हुए हैं और तड़प रहे हैं जैसे ऊपर देख रहे हो। फिर सिस्टम ऐलान करता है कि गणना पूरी हो गई है और उसने 2213 एक कमाए हैं। और जैसे ही वह पैसा उसके खाते में आता है, लाइटें झपकती हैं। डिग्निटी प्रिजर्वेशन नाम का एक स्किल लेवल 1 सक्रिय होता है, कुछ ऐसा जो उसके घर के सारे बुनियादी काम फिर से चालू कर देता है। एक पल के लिए वह समझ नहीं पाता
लेकिन जल्द ही उसमें जोश आ जाता है क्योंकि यही तो उसे चाहिए था। फ्रिज फिर से काम कर रहा है, पानी बह रहा है, ओवन जल रहा है। आखिरकार सब कुछ कयामत से पहले जैसा वापस आ गया है। ये बेवकूफ अपना फोन भी चेक करता है, सोचता है कि शायद यह भी वापस आ गया हो, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं है। फोन घर का हिस्सा नहीं है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब नजर आता है। फर्श पर बिखरे सारे कबाड़ के बीच एक अजीब सा यूएसबी स्टिक है। वह उसे पीसी में लगाता है और एक तस्वीर देखता है जिसमें एक मां बच्चे को गोद में लिए है, फिर एक और जिसमें वह उसकी गोद में है। बच्चा और उसका पूरा खुशहाल परिवार। बदकिस्मती से वे शायद अब मॉन्स्टरों द्वारा खाए जा रहे हैं। फिर भी वह बुदबुदाता है कि उसे अपने परिवार को यहां लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। वह इस पर अड़ा हुआ है, बालकनी की तरफ देखता हुआ, जब अचानक एक स्टोर विंडो पॉपअप होती है। बेशक अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो उसे खर्च करने की भी जगह होनी चाहिए। वह उस संदेश को देखता है जिस पर लिखा है आइटम लिस्ट देखें। यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। फौरन उसे एहसास होता है कि यह उन मॉन्स्टरों से मिले पैसों से जुड़ा होगा। वह दरवाजा फिर से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम दोहराता है कि लास्ट रिक्लूज बाहर नहीं जा सकता। जैसा उसने सोचा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका लेवल कितना बढ़ गया है, वह अभी भी बाहर नहीं निकल सकता। केवल एक चीज जो वह पक्के तौर पर जानता है वह यह है कि अगर वह मॉन्स्टरों का शिकार करता रहा तो वह लेवल अप करता रहेगा और नई काबिलियतें हासिल करता रहेगा। शायद आखिरकार उसे एक ऐसी काबिलियत मिल जाए जो उसे घर से बाहर निकलने दे। लेकिन असली सवाल यह है कि वह जहां है वहां से मॉन्स्टरों को कैसे मारे। फिर आसपास उड़ते हुए उन प्राणियों और नीचे नोचे जा रहे शव को देखकर उसे एक आइडिया आता है। वह रसोई में जाता है, पानी से एक बोतल भरता है, अपना हाथ बाहर निकालता है और उसे बाहर फेंक देता है। कम से कम चीजें तो घर के सुरक्षा चक्र के पार फेंकी जा सकती थीं। तभी वह पास पड़ा एक छोटा डंबल उठाता है और उससे अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। लेकिन जब वह उसे पकड़े हुए है तो उसे कुछ चीखने की आवाज सुनाई देती है। नीचे देखता है तो गोब्लिन एक दूसरे पर चिल्लाते हुए दिखते हैं, जो उसके द्वारा मारे गए चिड़िया के टुकड़े उठाए हुए हैं। वे जाने वाले हैं और वह चिल्लाता है, अरे अब भागते नहीं दिखना। हे भगवान, इस बच्चे पर कोई घात लगाकर हमला कर दिया गया है या कुछ और। वह उसे फेंकता है और निशाने को सीधा जमीन पर गिरा देता है। रुको, नहीं, ठहरो। मालूम चलता है कि उसने चिड़िया के शव पर वार किया था। मैंने तो एक पल के लिए सोचा कि बिट्टू वाकई चीटिंग कर रहा है। समस्या यह है कि अब उसके पास फेंकने के लिए सिर्फ एक डंबल बचा है। जब वह सोच रहा होता है कि वह दोबारा कोशिश करने के लिए बहुत कमजोर है, गोब्लिन अचानक उसे देख लेते हैं। वे ऊपर देखते हैं, आंखें मिलती हैं और सीधे उसकी इमारत की ओर दौड़ पड़ते हैं। वह एक पल के लिए सहम जाता है, लेकिन जल्दी से समझ जाता है शायद यह बुरा नहीं है। वह स्टोर इंटरफेस खोलता है और लिस्ट आइटम पर क्लिक करता है। सिस्टम उसके डंबल को 6,991 की कीमत वाली चीज के रूप में रजिस्टर करता है, बिल्कुल वही कीमत जो उसने ऑनलाइन खरीदते समय चुकाई थी। शायद यह रिक्लूज शॉप असल में दुनिया की कीमतों को दर्शाती है, इसीलिए वह 2 और खरीदने का फैसला करता है और वे सीधे उसके सामने आ गिरते हैं। अब उसके पास अपने फेंकने के हुनर को आजमाने का एक तरीका है। ऊपर से वह एक और फेंकता है और इस बार वह सीधे एक गोब्लिन की खोपड़ी पर जा लगता है। यह सिर्फ 3 किलो का है, लेकिन हे, न्यूटन का नियम काम करता है। वह चीज तुरंत मर जाती है और उसे एक और 3,301 मिलता है। चारों तरफ खून बिखर जाता है, जमीन लाल हो रही है और बाकी गोब्लिन घबरा कर चीख रहे हैं। बिट्टू तो ऊपर से उन पर बमबारी शुरू कर चुका है। 3 और डंबल बुलाता है, एक उठाता है, फेंकता है, खोपड़ी पर एक और साफ वार। एक और 2,500 सिक्के जमा होते हैं और ऐसे ही उसे एक और स्किल मिलता है, द वेयर हाउस। यह दरअसल एक वैकल्पिक आयाम था जहां वह चीजें जमा कर सकता था। फौरन वह यह देखने के लिए कि यह कैसे काम करता है, इसे खोलने का फैसला करता है। सिस्टम पूछता है कि क्या वह कुछ स्टोर करना चाहता है और वह हां कहता है। तीनों कॉल डंबल गायब हो जाते हैं। फिर वह उन्हें वापस मंगाने के लिए कहता है और ऐसे ही वह सीधे उसके हाथ में वापस आ जाता है। तभी उसे नजर आता है कि उसके पास 2 मिलियन एक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लगभग 16,001 चीजें खरीद पाया है। और अब जब वेयरहाउस काम कर रहा है, उसे एक और आइडिया आता है। एक पल में सबसे ऊपरी मंजिल चमकने लगती है।
सिस्टम प्रकट होता है और वह उसे डंबल बुलाने का आदेश देता है। अचानक सैकड़ों की तादाद में वे उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसने आकाश से बारिश करा दी है। वह सिर्फ एक हमला नहीं रह गया था, वह सीधे सीधे यातना थी। यातना। वे बेचारे गोबलिन वहां बेवकूफों की तरह खड़े पूरी तरह कुचले गए हैं। सब कुछ तुरंत मर जाता है। वह फिर से लेवल अप करता है, लेकिन सच कहूं तो वह जितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। उसे इससे निपटने का एक ज्यादा कारगर तरीका ढूंढना होगा। डंबल बारिश के बाद वह अपने अपार्टमेंट की हर चीज को स्टोर सिस्टम में रजिस्टर कर देता है। कम से कम अब खाने और पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। जो सामान और विकल्प उसके पास है उनके साथ नहीं, लेकिन तभी सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने एक एक खो दिया है। यह बैलेंस अपडेट करता है। वह समझ नहीं पाता क्यों। शायद वह डिग्निटी प्रिजर्वेशन चीज को बनाए रखने में कुछ खर्च आता है, या शायद फ्रिज चलाने से। जो भी हो, बिट्टू गुस्से में आ रहा है। उस डंबल बारिश के बाद बेशक गोबलिन वहां से चले गए। वे इतने बेवकूफ नहीं हैं कि वहीं ठहरे रहें। तब से वह सिर्फ 2 और मार पाया है। यह मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि उसे शिकार करने के लिए प्राणियों की जरूरत है। लेकिन आसपास देखता है तो सिर्फ शव बचे हैं। उसे एक नई तरकीब चाहिए। बहुत अच्छा होता अगर एक और बेवकूफ कैलिकन अचानक ही आ जाता, तो उसके शव आसपास गिरते और शायद दूसरे मॉन्स्टर मांदे की तलाश में आते। और बच्चे का बड़ा मुंह है, क्योंकि जैसे ही वह यह कहता है, एक आकाश से उड़ता हुआ आता है और उसे काटने की कोशिश करता है। वह भागता है, दिमाग में डर के साथ, लेकिन साथ ही वह सोच रहा है कि शायद भगवान ने उसे अभी तक नहीं छोड़ा है। वह वापस अंदर भागता है, सीढ़ी से कुछ बांधता है, उसे बाहर सेट करता है और किनारे पर लटका देता है। यह एक छोटा शीशा है। इस तरह प्राणी अपना प्रतिबिंब देखता है और उस पर हमला करने के लिए सीधे झपटता है। बच्चा पागलों की तरह जश्न मनाता है क्योंकि मॉन्स्टर सुरक्षा चक्र से टकराता रहता है। उसे लगता है कि अब तक वह चीज मर चुकी होगी, लेकिन अजीब तरह से वह अचानक गायब होने से पहले अपने पंख फड़फड़ाता रहता है। वह ऊपर देखता है और वह अजीब चीज वहां मंडराती हुई देखता है। उसका मुंह चौड़ा खुला है, सीधे उसे घूर रही है। सिस्टम चेतावनी देता है कि एक गैर अधिकृत इकाई अंदर आने की कोशिश कर रही है। मॉन्स्टर सुरक्षा चक्र पर प्रहार करता रहता है, जबकि वह प्रार्थना कर रहा है कि वह टूटे ना। वह दुकान खोलता है, कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश में जो मदद कर सके। उसने जो कुछ समझा है उसके मुताबिक उसे लूट तभी मिलती है जब मॉन्स्टर आसपास मरता है। इसीलिए गोबलिन के शिकार हमेशा कामयाब नहीं होते थे। कुछ बचे हुए लोग शवों को खींच कर ले गए और उन हत्याओं का हिसाब उसके लूट में नहीं जुड़ा। मतलब अगर दूरी एक खास सीमा से पार चली जाए तो गणना फेल हो जाती है और वह ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता। उसे इस चीज को एक ही वार में मारने का तरीका चाहिए। प्राणी को बाहर ही तड़पता हुआ देखकर उसे अचानक एक आइडिया आता है। वह दुकान खोलता है और ढेर सारा कैनोला और नारियल खरीदता है। चूल्हे पर जाता है, उसे गर्म करता है, उबलने देता है, फिर उस चीज से भरा एक पैन डुबोता है और सिस्टम स्टोर फिर से खोलता है। वह कैनोला और नारियल को एक नई चीज के रूप में रजिस्टर करता है, अपना लाइटर उठाता है और एक मशाल बनाता है। मॉन्स्टर अभी भी वहीं ऊपर मंडरा रहा है, इंतजार कर रहा है। वह और ऊपर चढ़ता है, प्राणी के ऊपर वाली छोटी खिड़की खोलता है और सारा जलता हुआ तेल सीधे उसके सिर पर डाल देता है। जैसे ही वह चीज तड़प कर चीखती है, वह मशाल जलाता है और उसे सीधे उसके शरीर में फेंक देता है। लपट्टें उसे घेर लेती हैं। वह मुस्कुराता है और कहता है, यह तो काम कर गया होगा। प्राणी जोरों से ऐंठता है, तेल में सना हुआ, इससे पहले कि जमीन पर गिरे और तड़पता रहे जब तक कि आखिरकार हिलना बंद नहीं कर देता। वह मर चुका है। एक लेवल 27 का कैलिकन। उसका लेवल 2 बार उछलता है और उसे नई काबिलियतें मिलती हैं। फिर सिस्टम लूट की गणना पूरी करता है 9 मिलियन 1। खुद बिट्टू भी स्तब्ध है। ये कैलाकन मारने में बहुत मुश्किल होंगे, सिवाय इसके कि आप अपने छोटे से गुप्त घर के अंदर से चीटिंग कर रहे हो। फिर सिस्टम अचानक ऐलान करता है कि कुछ शर्तें पूरी हो गई हैं और इलाका विस्तार शुरू होगा। पूरी जगह हिलने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। अचानक एक अजीब सी ऊर्जा, लगभग जैसे वह उल्टे रंगों से बनी हो, उसे घेर लेती है। बच्चा अपना सिर पकड़ लेता जब यह डरावनी ऊर्जा फैलती है
और किसी तरह वह अपने से नीचे वाली मंजिल पर रहने वाले एक परिवार को महसूस करने लगता है। वह अभी भी पूरी तरह हैरान है कि क्या हो रहा है जब वह अजीब ऊर्जा गायब हो जाती है। फिर सिस्टम उन लोगों को रजिस्टर करता है। वे सभी एक ही उपनाम साझा करते हैं, ट्रॉय। जाहिर है चूंकि वे एक परिवार हैं। वहां है हैमजुन पिता, ताइवान मां, नान बेटियों में से एक और स्वान दूसरी बेटी। हे भगवान, लगता है मां उन नामों के साथ रचनात्मक महसूस कर रही थी और जाहिरा तौर पर वे नागरिकों के रूप में मान्यता पाने की शर्तों को पूरा कर चुके हैं। सिस्टम पूछता है कि क्या वह उन्हें नागरिकता देना चाहता है। बिट्टू हिचकिचाता है, सोचता है कि अगर वह ना कहता है तो क्या होगा। सिस्टम समझाता है कि बिना नागरिकता वाले किसी को भी घर से निकाल दिया जाएगा। उसे एहसास होता है कि यह क्रूर होगा। उन्हें वहां बाहर फेंकना मॉन्स्टरों के हाथों निश्चित मौत के मतलब होगा। चूंकि यह सिर्फ एक परिवार है, वह उन चारों को नागरिकता देने का फैसला करता है। फौरन सिस्टम पुष्टि करता है कि यह हो गया है और उसे एहसास होता है कि वह एक अविश्वसनीय दर से नई शक्तियां हासिल कर रहा है। इस नई नागरिकता प्रणाली के साथ उसे अल्टीमेट आइज नाम की कुछ चीज भी अनलॉक होती है। घर के अंदर कुछ भी उसकी नजर से बच नहीं सकता। अब वह सोचता है कि क्या यह किसी तरह नागरिकों से जुड़ा है। फिर सिस्टम उसे दिखाता है कि उसके पास मालिक की घोषणाएं हैं। कोई भी उसकी अनुमति के बिना घर में नहीं आ सकता। वह नागरिकता मेन्यू खोलता है और 4 रजिस्टर्ड परिवार के सदस्यों को देखता है, लेकिन तभी उसे कुछ और नजर आता है। वहां कुल मिलाकर लगभग 600 लोग सूचीबद्ध हैं। क्या बात है, यह तो पागलपन है। यह तो एक सच्चा सिमुलेशन गेम जैसा है। अब वह थोड़ा घबरा गया है। 600 बहुत ज्यादा है, लेकिन वह यह भी देखता है कि वह जितना उम्मीद कर रहा था उससे कहीं ज्यादा लोगों को संभाल सकता है। वहां अनुभव वितरण, विश्वास स्तर और यहां तक कि मिशन असाइनमेंट भी हैं। ओह, यह तो और दिलचस्प होता जा रहा है। बिट्टू को एहसास होता है कि वह नियंत्रित कर सकता है कि वे उसके साथ कितना अनुभव साझा करते हैं। यह शायद वास्तव में मजबूत बनने की असली चाबी हो सकती है। उत्साहित होकर वह चेक करता है कि वह किस तरह के मिशन दे सकता है। मालूम चलता है कि वह उन्हें खुद लिखता है, समय सीमा तय करता है, इनाम तय करता है, यहां तक कि सजा भी। इसीलिए वह एक बनाता है, एक गोबलिन का शिकार करो। समय सीमा 180 घंटे, इनाम अनुभव की एक छोटी राशि, सजा कोई भी फेल नहीं हुआ है। वह हिचकिचाता है, इस पर विचार करता है। इनाम छोटा है, लेकिन क्या हो अगर उसने एक सजा जोड़ दी, शायद कुछ गंभीर जैसे असफलता पर मौत। धत, बिट्टू तो एकदम से 0 से 100 पर पहुंच गया। वह सिर हिलाता है, ना कहता है और मिशन रद्द कर देता है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है, उसके नागरिक किसी भी वक्त मर सकते हैं अगर वह चाहता। सिद्धांत रूप में वह उन्हें एक असंभव काम दे सकता है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी शक्तियां वास्तव में कितनी गहरी हैं। वह फिर से अपनी अल्टीमेट आइज सक्रिय करता है और अपने आसपास हो रही हर चीज को देख सकता है। मां पूछ रही है, जान हम क्या करें? पिता जवाब देता है, हमें पानी चाहिए, सब प्यास से मर रहे हैं। वह कहती है कि वह जानती है, लेकिन पूछती है, हमें पानी कहां से मिलेगा? वह जवाब देता है, पास में एक किराना स्टोर है, बड़ा वाला, शायद वहां कुछ बचा हो। छोटी बेटियां रोने लगती हैं, मम्मी मुझे प्यास लगी है, पानी लाने के लिए डैडी को बाहर भेज दो। बेचारा आदमी वहीं सुन रहा है। वे बच्चे तो बेरहम हैं। अपने कांपते हुए पैरों के बावजूद वह आत्मविश्वास से बोलने की कोशिश करता है, अपने पिता पर भरोसा रखो, मैं यह कर लूंगा। पत्नी को उसके अभिनय पर जरा भी भरोसा नहीं है। फिर बिट्टू अपनी दृष्टि शक्ति बंद कर देता है और एहसास करता है कि हालात उसने सोचा था उससे भी बदतर हैं। वह सिस्टम शॉप खोलता है और अपने आंकड़े चेक करता है। उसके पास कुछ पॉइंट्स बचे हैं और वह सोचता है कि क्या वह उन्हें वेयरहाउस को अपग्रेड करने में इस्तेमाल कर सकता है। उम्मीद करता है कि इससे नई सुविधाएं अनलॉक होंगी। वह अपग्रेड की पुष्टि करता है। उसके साथ जिन चीजों को वह सूचीबद्ध कर सकता है उनकी संख्या बढ़कर 20 हो जाती है और हर चीज पर 10% की छूट लागू हो जाती है। उसके पास अभी भी 2 पॉइंट्स बचे हैं। समझदारी इसी में होगी कि उन्हें डिग्निटी प्रिजर्वेशन या दुकान में लगा दिया जाए, क्योंकि बाद में उसे और भी ज्यादा नागरिक मिल सकते हैं। वह दुकान को लेवल 3 पर अपग्रेड करता है और अब वह 40 चीजें सूचीबद्ध कर सकता है और एक नई सुविधा अनलॉक करता है, आइटम रिस्टोरेशन।
पुरानी घिसी पिटी चीजों को बिल्कुल नया बनाने की क्षमता, बिल्कुल इसके लायक। वह दुकान फिर से खोलता है, कुछ पानी और कुछ संतरे मंगाता है, और जो उसे लगता है कि उसका आखिरी डिग्निटी पॉइंट है, उसका इस्तेमाल इलाके के प्रिजर्वेशन को अपग्रेड करने में करता है। उसकी योजना है कि पड़ोसियों को बिजली और पानी मुहैया कराया जाए, क्योंकि आप जानते हैं यह बाद में सौदेबाजी के लिए एक अच्छा जहाज बन सकता है। इसी बीच पिता जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन इस आदमी के कपड़ों को देखो। अरे यार, ऐसा मत करो, अपने परिवार को देखो। तुम उन्हें ऐसे ही पीछे छोड़कर जा रहे हो। लेकिन वह वैसे भी चला जाता है। सब लोग डैडी बाहर जा रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, वह जल्दी लौट आएंगे। लड़कियां ही थीं जो पहले पानी के लिए रो रही थीं, और अब वे घबरा गई हैं, पूछ रही हैं कि क्या वह सच में जा रहे हैं। वह उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है। वह पानी और खाना लेकर जल्दी लौट आएगा, लेकिन जाहिर है वे डरी हुई हैं, बाहर के मॉन्स्टरों के बारे में चीखती हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। लड़कियां खेल के मैदान में एक छोटा सा रेत का महल बना रही थीं, जब अचानक गोबलिनों का एक झुंड आ गया। वे बिजली की तरह भागी। किस्मत से उनके माता पिता ठीक समय पर पहुंच गए, उन्हें उठाया और बचा लिया। असली हीरो वे दोनों। अब गोबलिनों से उस मुठभेड़ को याद करके पिता फिर से पूरे शरीर में कांप रहा है। मां लड़कियों से रोना बंद करने के लिए कहती है, जबकि वह गहराई से जानता है कि यह आखिरी बार हो सकता है जब वह उन्हें कभी देख पा रहा है। और ठीक उसी पल कोई उनके दरवाजे पर आता है। बाहर से एक आवाज माफी मांगती है और उनसे कहती है कि कृपया दरवाजा खोलें। आदमी अपना गोल्फ क्लब कसकर पकड़ता है। यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वहां कौन है। यह कोई मॉन्स्टर या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है, लेकिन जो भी हो, मुझे यकीन है कि यह बिट्टू है, यह जांचने के लिए कि इमारत में कोई और भी जिंदा है या नहीं। पिता सतर्क रहता है, वार करने को तैयार, जबकि बच्चे शुक्र है कि पूरी तरह बेवकूफ नहीं है, अपना मुंह ढक लेते हैं, आवाज न निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दरवाजा खुलता है। पिता, जिसे मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए बाहर जाना था, हमला करने के बजाय अपने परिवार को बचाने के लिए पीठ फेर लेता है। अरे यार, दुश्मन का सामना करो। अगर तुमने नहीं किया तो तुम पहले मरोगे और फिर बाकी सब भी। उसकी किस्मत अच्छी है, ये बस बिट्टू है, एक दोस्ताना खाने का एक बैग लिए वहां खड़ा है। वह अपना परिचय किम जून के रूप में देता है, वह बिट्टू जो बगल में रहता है। परिवार हैरान, भावुक, यहां तक कि कल्पना करो कि आप अपनी मौत की ओर चलने वाले हैं और अचानक ये बच्चा ठीक वही लेकर आ जाता है जिसकी आपको जरूरत थी। पिता अवाक है, बैग को देखता हुआ। क्या संतरे? पानी? वह अपने भ्रमित परिवार की तरफ देखता है। जाहिर है उन्हें इसकी सख्त जरूरत है और मना करने का कोई कारण नहीं है। पिता यही सोचता है, इसीलिए वह बिट्टू को अंदर बुलाता है। बेटियां बहुत शक्की हैं, हालांकि बिट्टू को तिरछी नजर से देखती हैं, जबकि वह बता सकता है कि उन्हें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन वह वास्तव में प्रभावित है। परिवार ने अपनी खिड़कियों को ब्लैकआउट पर्दे से ढक दिया था और सब कुछ अंधेरा और शांत रखा था। किसी तरह का ध्यान न आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसे लगता है कि वे थोड़ी रोशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वह क्या करता है? अपनी शक्ति सक्रिय करता है और जगह को पूरी तरह रोशन कर देता है। लगता है वह उस तरह का बिट्टू नहीं है जो अपनी ताकत छुपाता है। इसके अलावा अपने डोमेन के भीतर उसका हर किसी पर पूर्ण नियंत्रण लगता है। अगर वह चाहता तो वह किसी को 1 सेकंड के अंदर अगले कमरे में जाने जैसा मिशन दे सकता था, और अगर वे असफल होते तो वे वहीं गिरकर मर जाते। फिलहाल हालांकि वह चीजों को शांत रख रहा है, बस पानी बांट रहा है। जैसे ही लड़कियां ने उसे धन्यवाद देती हैं और पानी पीती हैं, वह उन्हें काफी प्यारा पाता है। वह उन्हें कुछ संतरे देता है और वे शर्माते हुए स्वीकार कर लेती हैं। मां एक लेती है, कहती है कि वह अपनी बेटी के लिए छीलेंगी, और जैसे ही छोटी लड़की खाती है उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। चूंकि पहली बेटी ने पहले ही खा लिया था, दूसरी को एहसास होता है कि मेरी बेवकूफ बहन नहीं मरी तो यह मेरे लिए भी सुरक्षित है। मम्मी, मुझे एक दो। वह पूरी तरह से प्यारी और हंसमुख हो जाती है। इसके साथ उन सभी नए नागरिकों का विश्वास स्तर बढ़ जाता है।
वफादारी प्रणाली सक्रिय होती है और सोयोन की वफादारी 30 पार कर जाती है। सून सबसे छोटी बेटी है और चूंकि वह 30 पार कर गई, अब उसे एक वासल के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। तभी उसे स्क्रीन पर कुछ और नजर आता है। उसका विश्वास स्तर 57 है, लेकिन एक विकल्प भी है जिस पर निष्कासित लेबल लगा है। बिट्टू इससे ज्यादा खुश नहीं दिखता। वह एक बार में सिर्फ 10 वासल रख सकता है और ऐसा लगता है कि यह सुविधा महत्वपूर्ण होने वाली है। वह ऐसे लोग चाहता है जो वास्तव में उसके आदेशों का पालन कर सकें। हालांकि पिता की वफादारी अभी भी 31 पर अटकी हुई है। यह एक समस्या है। उसे उस आदमी को और भरोसा दिलाने की जरूरत है। इसीलिए जब पिता उसे धन्यवाद दे रहा होता है, बिट्टू कहता है कि यह ठीक है और उसे बरामदे में जल्दी बातचीत के लिए आमंत्रित करता है। बाहर उसने पूछा कि क्या आदमी को नागरिकता मिली, और वहां में सिर हिलाता है। कहता है कि एक छोटी सी विंडो पॉपअप हुई और पूरे परिवार को लगभग 30 मिनट पहले मिल गई। बिट्टू पूछता है कि उस दौरान कुछ खास हुआ, और आदमी समझाता है कि वे कुछ देर के लिए अपने शरीर नहीं हिला पा रहे थे। तभी बिट्टू एक प्रस्ताव रखने का फैसला करता है। वह यंग जून से कहता है कि वह उसे वह शांतिपूर्ण जीवन वापस दिला सकता है जो उसके पास पहले था। वह गारंटी दे सकता है कि कोई भी मॉन्स्टर उनके घर पर कभी हमला नहीं करेगा। पिता को यह विश्वास नहीं होता कि पूछता है कि क्या ऐसा कुछ संभव भी है। बिट्टू उसे आश्वासन देता है कि है। अब पिता सतर्क है। वह जानता है कि इस दुनिया में कोई मुफ्त का लंच नहीं होता। तो पकड़ क्या है? बिट्टू इसकी चाशनी नहीं चढ़ाता। वह कहता है कि मौत का जोखिम है। फिर भी आदमी सिर हिलाता है। वह कोशिश करने को तैयार है। उन्हें बस खाने और पानी की जरूरत है, और वह पहले से ही उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। हां, वह तो बेवकूफ की तरह मरने को भी तैयार है अगर ऐसा आए। फिर बिट्टू ने उल्लेख किया कि उसने पहले एक गोल्फ क्लब देखा था और पूछता है कि इसकी कीमत कितनी थी। आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, शायद 4 या 5 लाख। बिट्टू जैसे, धत, यह बिल्कुल कारगर नहीं है, बहुत महंगा। अगर यह सिर्फ धातु का एक टुकड़ा होता तो इसकी कीमत कहीं कम होती। इसीलिए वह फैसला करता है कि इसे रजिस्टर करने लायक नहीं है, क्योंकि उसकी एक सीमा है कि कितनी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, और जैसे जैसे वह लेवल अप करेगा, नई चीजें रजिस्टर करना और भी मुश्किल होता जाएगा। पिता उलझन में दिखता है, सोच रहा है कि उसने कीमत के बारे में पूछा भी क्यों। बिट्टू इसे टाल देता है, कहता है यह कुछ नहीं है, बस जिज्ञासा है। फिर वह पूछता है कि क्या आदमी को वह दिन याद है जब मॉन्स्टर पहली बार दिखाई दिए थे। जेन कहता है, हां, यह एक वीकेंड था और यह डरावना था। बिट्टू सोचता है कि यह स्पष्ट है, जो लोग घर पर रुके थे वे शायद बच गए। उसे यह भी एहसास हुआ है कि कम स्तर के गोब्लिन वयस्क इंसानों से कहीं ज्यादा कमजोर हैं। केवल एक चीज जो उन्हें खतरनाक बनाती है वह यह है कि वे बड़े समूहों में चलते हैं, लेकिन यही बात इंसानों के लिए भी कही जा सकती है। इसीलिए बिट्टू की योजना अब सरल है। पहले एक सेना बनाओ। फिर वह ह्यानजुन से कहता है, अब से तुम मेरे साथ आओगे, हम और बचे हुए लोग ढूंढने जा रहे हैं। कुछ देर बाद उसने देखा कि ह्यानजुन का उस पर भरोसा बढ़ गया है। अभी एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता है वह मां है। परिवार को एक साथ देखकर बिट्टू मदद नहीं कर सकता, लेकिन सोचता है कि वह अपने परिवार को भी वापस लाना पसंद करेगा। लेकिन तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है, कराह, चीख, अजीब आवाजें। वे बाहर देखते हैं और नीचे लोगों का एक समूह गोबलिनों से लड़ रहा है। समस्या यह है कि वह उनकी मदद कैसे करे। उसके पास केवल डंब बारिश और जलते तेल के हमले हैं। नीचे के लोग अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। एक आदमी एक गोबलिन के सिर पर बेसबॉल फेंकता है, उसे टक्कर मारकर उड़ा देता है। एक और लड़की एक के सिर में सीधे 2 तीर मारती है। डेड सेंटर, धत। इसी बीच बल्ले वाला आदमी आगे बढ़ता है और एक और गोबलिन का सिर तोड़ देता है। बाकी लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यहां से निकलो, धत तेरे की। वे सबको मार रहे हैं। लड़ाके अपने गठन में बने रहते हैं, अपनी जमीन पकड़े हुए, ऊर्जा का विकिरण करते हुए। लेकिन तभी लड़कियों में से एक को कुछ आता हुआ महसूस होता है। वह अपना धनुष खींचती है, निशाना लगाती है और रुकती है। क्या यह चिप्स का एक पैकेट है? ऊपर से वह किसी बिट्टू को अपनी ओर हाथ हिलाते हुए देखती है। वह जैसे, यह अजीब बच्चा कौन है? जबकि बिट्टू खुशी खुशी वापस हाथ हिलाता रहता है।
फिर कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह हेमजिन एक बॉक्स लीक हुए है। बिट्टू उसे धन्यवाद देता है, लेकिन जैसे ही आदमी अंदर कदम रखने की कोशिश करता है, वह सीधे एक अदृश्य बाधा से टकरा जाता है। सिस्टम तुरंत एक संदेश पॉपअप करता है कि वह योग्य नहीं है और घर में नहीं आ सकता। आदमी उलझन में है और सच कहूं तो बिट्टू भी है। शायद कोई भी उसकी जगह में नहीं आ सकता, या शायद सिर्फ वे जो वासिल के रूप में रजिस्टर्ड हैं। ह्योंगजिन इसे नजरअंदाज करने का फैसला करता है और बस वह बॉक्स दे देता है जिसमें हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज भरी हुई है। ठीक इसके बाद बिट्टू सिस्टम खोलता है और पानी की 5 बोतलें और इंस्टेंट नूडल्स के 5 पैक मंगाता है। आप सोचते हैं कि वह उन्हें पिता को देने वाला था, लेकिन इसके बजाय वह उसे इमारत के प्रवेश द्वार पर रखने के लिए कहता है। ह्यानजिन हिचकिचाता है, कहता है कि यह जोखिम भरा है, लेकिन बिट्टू समझाता है कि गोबलिन केवल दिन के दौरान ही ज्यादा घूमते हैं। जाहिर है असली योजना उस समूह को आकर्षित करने की है जिसे उसने पहले देखा था, वे जो वास्तव में लड़ना जानते थे। खाना मुहैया कराकर वह एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, शायद पूजा भी करते हैं। इसीलिए वह योंगजुन से कहता है कि उसके पास एक योजना है और उसे बस इसे करने की जरूरत है। आदमी सहमत होता है, ये मुश्किल नहीं है, और उसे फिर से धन्यवाद देता है। फिर बिट्टू मिशन विंडो खोलता है और उसे एक आधिकारिक कार्य सौंपता है। बॉक्स को नीचे रखो, इनाम बस अनुभव की एक छोटी राशि। हेजुन इसे उलझन में देखता है, लेकिन यह एक गेम में लेवलअप सिस्टम जैसा बहुत लगता है। बिट्टू पुष्टि करता है कि यह मूल रूप में वैसा ही है और जोड़ता है कि हुंगजुन वर्तमान में लेवल 9 पर है। शायद जैसे जैसे वह लेवल अप करेगा उसे और इनाम मिलेंगे, इसीलिए वह उस पर भरोसा कर रहा है। इससे आदमी में जोश आ जाता है। आखिरकार मजबूत बनने का एक रास्ता है। सावधानी से वह आपातकालीन सीढ़ियों से कदम दर कदम नीचे उतरता है जब तक कि वह पहली मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। बाहर सब कुछ शांत लगता है, बहुत ज्यादा शांत। लेकिन जब वह बगल में देखता है तो उसे कई काले आकार चलते हुए दिखाई देते हैं। वह तुरंत अंदाजा लगाता है कि यह मॉन्स्टरों का एक झुंड होगा। भाई, तुम्हें बस उस बॉक्स को जमीन पर रखना है। उसे अपने पैरों के पास क्यों नहीं रखते? नहीं, इसके बजाय तुम्हें सबको यह साबित करना है कि तुम कितने पूरी तरह से अतैयार और अनाड़ी हो। एकदम बेवकूफ की तरह चेहरे के बल गिरते हुए। धत, यह तो कठोर था, लेकिन सच कहूं तो वह इसके लायक था। उसकी किस्मत अच्छी है, वह पहले से ही आत्मरक्षा में अंधाधुंध हाथ चला रहा है। और अंदाजा लगाओ, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये वही समूह है जिसने पहले गोबलिनों से लड़ाई लड़ी थी। वे पूछते हैं कि क्या वह ठीक है? किस्मत वाला बेवकूफ। लगातार दूसरी बार वह बिना कुछ किए ही मरने वाला था। इसी बीच सिस्टम बिट्टू को सूचित करता है कि गैर पंजीकृत व्यक्ति प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तुरंत वह अपनी अल्टीमेट आइज़ सक्रिय करता है और देखता है कि क्या हो रहा है। हानजुन 3 अजनबियों के साथ अंदर आ रहा है। सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। यह इसी अपार्टमेंट से था कि नूडल के पैकेट गिरे। क्या इस जगह में वास्तव में इतना खाना हो सकता है कि वह बांट रहा है? बिट्टू को एहसास होता है कि यह वही समूह है जिसने गोबलिनों से लड़ाई लड़ी थी। अब सिस्टम उसे एक नए संदेश के साथ संकेत देता है, उन्हें नागरिकता देने की पेशकश करता है। इस बार हालांकि यह एक प्रस्ताव है। इलाके के विस्तार के दौरान वह आसपास के लोगों को नागरिक बनने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन अगर वे मना करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। अब हालांकि सिस्टम उसे एक विकल्प दे रहा है, मतलब वे भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। फिर जो उसके घर का कम्युनिकेशन कैमरा लगता है वह बजने लगता है। वह इसे चेक करता है, यह कामजिन है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है, और ह्यजुन हाँ कहता है। ठीक उसी पल सिस्टम उसे याद दिलाता है कि ह्यजुन अभी भी एक मिशन के बीच में है और वह उस मिशन को एडिट कर सकता है। वह इसे ट्विक करने का फैसला करता है और एक नया उद्देश्य जोड़ता है। उन सब लोगों को खाने के लिए ऊपर ले आओ। वह मिशन अपडेट करता है और भेज देता है। ह्यजुन सहमत होता है, जाहिरा तौर पर नए लोगों को चीजें समझाता है और बिट्टू को बताता है कि यह सब कंफर्म हो गया है। इसके ठीक बाद बिट्टू नागरिकता प्रस्ताव भेजता है। चूंकि उन्हें उसके इलाके में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, वे स्वतः ही प्रवेश करने के योग्य हो गए हैं। नागरिकों की संख्या बढ़कर 10 हो जाती है और कुल मिलाकर प्राप्त अनुभव 10% बढ़ जाता है। बिट्टू उत्साहित है,
ऐसा लगता है कि और लोगों को लाने का मतलब और भी बोनस होगा। उसने देखा कि नए लोग अब रजिस्टर हो गए हैं और जाहिर है कि उनका विश्वास स्तर बेतहाशा कम है। जो चीज वास्तव में उसे हैरान करती है वह है उनमें से एक, कुछ आदमी जिसका नाम डोंगजिन है। वह लेवल 23 पर है। यह उतना ही मजबूत है जितना कि उसने पहले मारा गया कैलिकन। ये वही आदमी है जिसने पहले वह बेसबॉल फेंका था और फिर गोबलिन का सिर तोड़ दिया था। जैसी उम्मीद थी, कोई इतना मजबूत एक जागृत हुआ इंसान होना चाहिए। वह जानता है कि हथियार कौन पकड़ रहा है इस पर निर्भर करता है। यहां तक कि बेसबॉल जैसी साधारण चीज भी एक घातक उपकरण बन सकती है। और अगर उस व्यक्ति की शक्ति इस सिस्टम से गुणा हो जाती है तो हां, यह मॉन्स्टर शिकार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि भरोसा यह कुछ ऐसा है जिसे उसे धीरे धीरे बनाना होगा। फिलहाल वह अनुभव साझा दर 70% पर सेट करने का फैसला करता है। पंजीकरण पूरा हो गया है और अब वह जानता है कि उसे बस उन लोगों को मॉन्स्टरों का शिकार करने के लिए मिशन सौंपने हैं, जबकि वह वापस बैठकर अनुभव और नकदी कमाता है। बेशक आखिरकार उसे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। आखिरकार वे अपने परिवार को ढूंढने की चाबी हो सकते हैं। फिर अचानक डोंगजुन का विश्वास स्तर बढ़ जाता है और सिर्फ उसका ही नहीं, हर किसी का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। वह पूरी तरह से भ्रमित है। यह क्या हो रहा है? ओह, रोने के लिए बुरा है। पिता का दिमाग खराब हो गया है। उसने वास्तव में पूरे समूह को उनके घर में ले लिया है। पत्नी पहले से ही चिल्ला रही है, जान, तुम क्या सोच रहे हो? 6 हथियारबंद लोगों को हमारे घर में हमारी 2 बेटियों के साथ लाकर। और वह बस कंधे उचकाता है। मेरी प्यारी पत्नी, क्या तुम भूल गई कि तुमने एक बेवकूफ से शादी की है? बेचारी औरत। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बिट्टू पर भरोसा नहीं है। उसे अपने पति पर भी भरोसा नहीं है। वह उससे कुछ पकाने के लिए कहता है। वह हिचकिचा रही है, कह रही है, मुझे नहीं पता कि मुझे चाहिए या नहीं। वह तब तक मना करती रहती है जब तक कि वह बिट्टू का सबीर बॉब का जिक्र नहीं करता। फिर वह आह भरती है और सहमत हो जाती है। नए लोगों से थोड़ा इंतजार करने के लिए कहती है। वे बस सिर हिलाते हैं और विनम्रता से धन्यवाद देते हैं। डोंगजुन, बल्ले वाला आदमी, पूछता है कि यह जून वास्तव में किस तरह का व्यक्ति है। हून स्वीकार करता है कि उसे भी पूरी तरह यकीन नहीं है। वह बस इतना जानता है कि बच्चा उनका पड़ोसी है और वह खाना देता है। डोंगजुन तुरंत तस्वीर समझ जाता है। उस जैसे व्यक्ति को खतरनाक होना ही चाहिए। ह्यजुन हालांकि खुद भी एक अजीब व्यक्तित्व का है, फिर भी समूह को एक बात का यकीन है, यह जिम कोई मेटा ह्यूमन होना चाहिए और बिजली, खाना और पानी की आपूर्ति इस तरह करने के लिए उसके पास एक पागल काबिलियत होनी चाहिए। वे उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते। वह तो इस नई दुनिया में व्यावहारिक रूप से एक भगवान है। पिता कहता है कि रात का खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए वह सुझाव देता है कि वे तरोताजा हो जाएं। सचमुच कयामत के बीच में गर्म पानी से नहाने से कोई भी इनकार नहीं करने वाला है। डोंगजुन तुरंत एहसास करता है कि इसका क्या मतलब है। अगर बिजली है तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें अभी भी काम कर रही हैं। पिता पुष्टि करता है मुस्कुराते हुए कि हां, सबके लिए गर्म पानी है। हर कोई थोड़ा डर गया है और वह डींग मारने लगता है कि यह सब जेडेन की शक्तियों की बदौलत है। उसके पास बाथरूम है, एक सूट है और यहां तक कि एक सुपर सूट भी है। सबके लिए साफ सुथरे होने के लिए बहुत जगह है। फिर चश्मे वाला दुबला पतला आदमी, सचमुच वह आदमी ऐसा लगता है जैसे आधे पैक नूडल्स पर चल रहा हो। पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह जिन बच्चा वास्तव में एक मेटा ह्यूमन है? डोंगजुन जवाब देता है, हां, निश्चित रूप से। यह मालिक चाहे जो भी हो, उसके पास कुछ पागल कौशल है। बस मुझे देखो, मेरा एकमात्र हथियार एक बेसबॉल बैट है। उसका दोस्त उसके बगल में मजाक करता है, आराम कर यार, बस उसे पीटो और जो कुछ उसके पास है वह ले लो। डोंगजुन वापस चिल्लाता है, जाग जाओ बेवकूफ, हमें इस आदमी को प्रभावित करना है, उससे लड़ना नहीं। दोस्त बुदबुदाता है, रुको, तुम कह रहे हो कि बिना किसी को पीटे समस्याओं को हल करने का कोई तरीका है? हां, वह वाला निश्चित रूप से कुछ पेंच खो चुका है। डोंगजन आह भरता है और सबसे कहता है, बचे हुए सब कुछ की खातिर कुछ भी बेवकूफी भरा काम न करें, बस उसका नेतृत्व करें। उनका लक्ष्य है जितना हो सके उतना खाना हासिल करना। इसीलिए स्मार्ट चीज यह है कि यह पता लगाया जाए कि जैन क्या चाहता है और इसे खराब न करें। कम से कम वे पूरी तरह से दिमागी मृत तो नहीं है।
वे सभी सहमति में सिर हिलाते हैं। लेकिन बेशक एक आदमी संदिग्ध व्यवहार कर रहा है जिसका नाम बोनहो है। डोंगजुन उसके कंधे पर हाथ रखता है और समूह से माफी मांगता है। कहता है, ये सारी परेशानी मूल रूप से उसकी गलती है। क्या तुमने उन चीजों को बुलाया था? बेवकूफ। कोई झल्लाता है। लगता है तुमने वॉक में सबको उसकी जगह पर एक छोटी सी पार्टी के लिए बुला लिया। ब्यानो कंधे उचकाता है। कहता है, यह ठीक है, वह इसलिए आया क्योंकि वह चाहता था। लेकिन उनका नेता कसम खाता है कि वे कुछ खाना लेंगे, इस जगह को छोड़ देंगे और उसकी दादी को बचाएंगे। बच्चा अपना सिर नीचा कर लेता है। सोचता है कि यह पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उसकी दादी, जो मुश्किल से बिस्तर से उठ पाती थीं, गोबलिनों के ऐसे झुंड का सामना करते हुए उनके पास कोई मौका नहीं होता। डोंगजुन उसे शांत होने के लिए कहता है कि यह पास में है और वे जल्द ही जाएंगे। लेकिन बच्चा आश्वस्त नहीं दिखता। तभी सबको एक अजीब आवाज सुनाई देती है और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। उसके पीछे से बेशक बिट्टू है, जो खाने से भरे बैग पकड़े हुए है। कहता है कि वह मदद करने आया है। यार, अगली बार खुद को घोषित कर देना। आदमी ने तो तुम्हें बेसबॉल से चेहरे पर मार ही दिया था। अब जब खतरा टल गया है, सब लोग एक साथ मेज पर बैठे हैं। मां शर्मिंदा दिखती है, माफी मांगती है कि यह तंग है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। डोंगजुन भी माफी मांगता है। कहता है कि यह उनकी गलती है कि वे बिना बताए आ गए। फिर लग्जरी भोजन आता है, चावल के साथ चावल। मां शर्माते हुए कहती है कि उसने बस वही बनाया जो वह बना सकती थी। उम्मीद करती है कि उन्हें पसंद आएगा। लेकिन सच कहूं तो चावल के साथ चावल हो या ना हो, यह उनके लिए एक दावत है। वे दिनों से मिट्टी और कंकड़ खा रहे हैं। हर कोई देखकर लार टपका रहा है। इस तरह की कयामत में एक गर्म भोजन एक चमत्कार है। मां समझाती है कि यह सब जून द्वारा दी गई सामग्री की बदौलत है। उनके बिना वह सिर्फ चावल के साथ कुछ संतरे ही परोस पाती, और बस उसका विश्वास स्तर बढ़ता रहता है। यह पहले ही 50 तक पहुंच चुका है। बिट्टू प्रभावित हुआ। पत्नी की वफादारी पति की तुलना में भी तेजी से बढ़ रही है। हेम, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। सभी उसे भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। आंखें चमक उठती हैं, खुशी से लगभग कांपते हुए, जैसे मां उन्हें खाने के लिए कहती है। वो बस अपनी बेटी को खिलाना भूल गई, जो उसकी आस्तीन खींच रही है, खाने के लिए कह रही है। मां धीरे से मना कर देती है। कहती है कि वह उसे बाद में खिलाएगी जब मेहमान चले जाएंगे। लेकिन लड़कियां उसे अपने पास बुला लेती हैं और उनके साथ खाने के लिए कहती हैं। आ जाओ, बैठ जाओ। बिट्टू माता पिता को देखता है और कहता है, तुम दोनों बैठो और खाओ। क्या योजना बना रहे हो? बेवकूफों की तरह वहीं खड़े रहने की? ठीक है। फिर वे बैठते हैं और सब खाना शुरू कर देते हैं। खाते समय बिट्टू को एहसास होता है कि उसे इस तरह का भोजन करते हुए बहुत समय हो गया है। बेशक यह उसके मन में उस खाने की याद दिलाता है जो उसकी मां बनाया करती थी। अब वह बस यही उम्मीद करता है कि उसका परिवार अभी भी कहीं सुरक्षित है। भोजन के बाद एक छोटी लड़की को नींद आ जाती है और उसकी मां उसे लेकर चली जाती है। बिट्टू फिर अपना गला साफ करता है और कहता है कि अब व्यवसाय पर उतरने का समय है। वह पूछता है कि वे उस दादी के घर क्यों नहीं जा सकते, भले ही वह पास ही क्यों ना हो। डोंगजान समझाता है, यह गोबलिन है, उन्हें एक पार्किंग गैरेज से गुजरना होगा और वे प्राणी अंधेरी बंद जगहों से प्यार करते हैं। वह जगह तिलचट्टों के घोंसले की तरह उनसे भरी पड़ी है। वह अनुमान लगाता है कि वहां कम से कम कुछ हजार तो हैं। बिट्टू जानता है कि उसकी वर्तमान क्षमता केवल 30वीं मंजिल तक फैली हुई है, जिसका मतलब है कि वह ऐसी स्थितियों में मदद के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। डोंगजान जोड़ता है कि अपार्टमेंट की सभी गलियां उसी निचले स्तर की ओर जाती हैं, इसीलिए उनमें से किसी में भी वहां जाने की हिम्मत नहीं है। बिट्टू का उल्लेख है कि साइड स्ट्रीट पर निकास है। डोंगजुन सिर हिलाता है और कहता है, हां, यही उनकी मूल योजना थी, लेकिन वे रास्ते और भी बदतर हैं। वहां ऐसे मॉन्स्टर हैं जो गोबलिनों से कहीं ज्यादा खतरनाक लगते हैं। बिट्टू पूछता है, किस तरह का? डोंगजिन कहता है कि वे भेड़ियों या भालुओं जैसे दिखते हैं, विशालकाय पिंड वाले जानवर। एकमात्र कारण कि वे बचे थे क्योंकि वह राक्षस अकेले ही 50 गोबलिनों को मारने में व्यस्त था। हां, यह निश्चित रूप से बदतर लगता है। वह जोड़ता है कि वे शायद इसलिए बचे क्योंकि वहां नीचे बहुत अंधेरा था। उसके लिए कहना आसान है, अपने स्टॉक किए गए अपार्टमेंट में आराम से बैठा हुआ वह किस्मत वाला बेवकूफ। डोंगजुन सहमत है, लेकिन कहता है कि उनकी सीमाएं हैं। बिट्टू भौहें चढ़ाता है,
पूछता है कि उसका वास्तव में क्या मतलब है। लड़की समझाती है कि चूंकि वे गेंदों और धनुषों का उपयोग करते हैं जो कोई भी सामान फेंकता रहता है, आखिरकार उसकी हालत ऐसी हो जाती है, घिस जाता है। तभी बिट्टू कहता है कि वह उस समस्या को ठीक कर सकता है। उसे बस उनके तीर और बेसबॉल पर एक नजर डालने की जरूरत है। आदमी उसे गेंद दिखाता है और तुरंत सिस्टम पूछता है कि क्या वह इसे रजिस्टर करना चाहता है। वह उसे पकड़ता है और हां की पुष्टि करता है। वह एक धनुष भी रजिस्टर करता है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। जाहिर है वह कोई मूर्ख नहीं है। उस तरह का हथियार उसके लिए भी परफेक्ट है। फिर वह पूछता है कि क्या हर कोई धनुष का उपयोग कर सकता है। कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसे परवाह नहीं है। वह बस उन्हें बुलाता है और सबको कहता है कि इस मौके का इस्तेमाल उन्हें उपयोग करना सीखने के लिए करना चाहिए। समूह का विश्वास स्तर थोड़ा बढ़ जाता है और ब्यानो उत्साहित हो जाता है। सोचता है कि इस बच्चे के साथ काम करने से वास्तव में उसे उसकी दादी को बचाने का एक वास्तविक मौका मिल सकता है। अब पूरा समूह उत्साहित है। हाथ में धनुष के साथ वे बहुत तेजी से शिकार कर पाएंगे। बिट्टू फिर कहता है कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें पहले आसपास के गोबलिनों की संख्या में भारी कटौती करने की जरूरत है। डोंगजान पूछता है कि शिकार कब शुरू होता है और बच्चा जवाब देता है, कल। आखिरकार शाम हो चुकी है। बिट्टू कहता है जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है और डोंगझुन सहमत होता है। हालांकि वह अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा है। डोंगझुन सोचता है कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन सोचता है कि वे वास्तव में यह कैसे करने जा रहे हैं। वे मॉन्स्टरों को जाल में फंसाने के लिए लुभाएंगे, लेकिन फिर भी वे अभी भी थोड़े नर्वस हैं। वे केवल यही आशा कर सकते हैं कि सब कुछ योजना के अनुसार होगा। फिर सिस्टम उसे सूचित करता है कि किम जून, उसके पिता ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। उसे 30,001 का इनाम मिलता है। बिट्टू को एहसास होता है कि पैसा भी उसके नागरिकों के लेवल अप करने की एक चाबी हो सकता है। फिर भी यह कुछ ऐसा है जिसका वह केवल तभी उपयोग करेगा जब बिल्कुल आवश्यक हो, और अभी यह नहीं है। इसके साथ हियानजुन का भरोसा 50 तक पहुंच जाता है, जिससे वसल सिस्टम अनलॉक हो जाता है। जैसे ही बिट्टू उसे रजिस्टर करता है, हियानजुन को अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होता है और वह कहता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। अरे हाँ, जे युन ने पहले वाली लड़की को ठुकरा दिया था, तो हियानजुन उसका पहला आधिकारिक वासल बन जाता है और इसके साथ ही बिट्टू को एक नई क्षमता मिलती है, वासल समन। वह किसी वासल को सीधे अपने पास बुला सकता है। हालांकि इसमें 2 घंटे का कूल डाउन है। साथ ही हियानजुन अब लेवल 20 पर पहुंच गया है। उसे पहला सेवक का टाइटल मिला है और उसमें गोरिल्ला जैसी ताकत आ गई है। पहले सेवक होने के नाते वह जो भी अनुभव और सोना कमाता है वह 2 गुना हो जाता है। ऊपर से बिट्टू की अल्टीमेट आइज अब घर के 5 मीटर दायरे में वासल को बुला सकती है। लेकिन बिट्टू को उस प्लस चिन्ह के बारे में उत्सुकता है जो वासल टैब के पास है। जब वह चेक करता है तो सिस्टम 10 लाख सोना मांगता है वासल को लेवल अप करने के लिए। स्वाभाविक रूप से वह कीमत देखकर हैरान रह जाता है। वह इसे अभी के लिए नजरअंदाज कर देता है और हियानजुन से पूछता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। आदमी कहता है कि उसे अजीब तरह से ताकतवर महसूस हो रहा है, जैसे अचानक वह बहुत मजबूत हो गया हो। क्या यह तुम्हारा किया हुआ है? वह पूछता है। बिट्टू मुस्कुराता है और पुष्टि करता है कि हाँ, यह उसने ही किया। पिता आश्चर्य करते रहते हैं, कहते हैं कि उन्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे वे कई साल छोटे हो गए हों। बिट्टू हंसता है और कहता है कि चूंकि ऐसा है तो वे भी मिशन में शामिल होंगे। नागरिकों को 10% ज्यादा अनुभव मिल रहा है और उसके वासिल को 2 गुना, तो कुल कमाई बहुत बड़ी होगी। बिट्टू योजना समझाता है। उन्हें जितने हो सके उतने मॉन्स्टर मारने हैं। अगला दृश्य, वे पहले से ही पहली मंजिल पर है। काले बालों वाला लड़का डोंगजुन से कहता है कि इस इलाके में चारों तरफ देखना बेकार है क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन डोंगजुन समझाता है कि जैसा जेन ने कहा था, उनकी टीम का मिशन बचाव है। हम मिशन विवरण देखते हैं। इस इमारत में सभी बचे लोगों को बचाओ और उन्हें 30वीं मंजिल पर ले आओ। डोंगजुन विस्तार से बताता है कि योजना है सारे गोबलिनों को अंदर लुभाना और गलियारों में उनका सफाया करना। इसके लिए उन्हें बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी और यही कारण है कि बचे लोगों को ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रुप उत्साहित दिखता है और कहता है कि वे तैयार हैं, तो शुरू करने का समय है। वे कमरा 101 और 102 की ओर जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं सब ठिठक जाते हैं। 1 सेकंड पहले तक सब उत्साहित थे,
लेकिन अब बस सदमे में देख रहे हैं पहली चीज जो उन्हें मिलती है, एक पूरा परिवार फटा हुआ। भगवान, यह काम कठिन होने वाला है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी उससे नहीं। एक के बाद एक ऐसी डरावनी दृश्य देखकर किसी का भी दिल टूट जाता है। अगले कमरे में खिड़कियां टूटी हुई और अंदर सब मर चुके हैं। डोंगजुन बस अपना चेहरा ढक लेता है और बुदबुदाता है कि पहली मंजिल पर कुछ नहीं बचा, उन्हें ऊपर जाना चाहिए। और ऊपर जाते हैं। गलियारे खून और लाशों से भरे हैं। तीसरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते जगह इतनी कयामती नहीं दिखती। हालांकि सच कहें तो वे शायद किसी ताले वाले कमरे में भूख से मरे हुए किसी को ढूंढ लेंगे। डरावनी बातें। चूंकि दरवाजों पर दस्तक देने पर कोई जवाब नहीं आता, वे दूसरा आजमाते हैं। गहरे काले घेरे वाली आंखों वाला एक आदमी झांकता है और पूछता है कि क्या वे सच में बचाव टीम है। डोंगजुन पुष्टि करता है और आदमी तुरंत पानी मांगता है। डोंगजुन उसे एक बोतल थमाता है। आदमी उनसे बताने को कहता है कि क्या हो रहा है, तो डोंगजुन करता है। वह कहता है कि वे पास की अपार्टमेंट से बचे लोग हैं, दूसरों को बचाने और उन्हें कहीं सुरक्षित ले जाने आए हैं। लेकिन दरवाजा उनके मुंह पर बंद हो जाता है। एक पल बाद फिर खुलता है और आदमी माफी मांगता है। कहता है कि वह बस पैरानॉइड है, लेकिन अब से वह उन पर भरोसा करेगा। डोंगजुन उससे हाथ मिलाता है, अपना परिचय देता है और गयोंग और हिरेन को उसे 30वीं मंजिल तक पहुंचाने को कहता है। यह जोखिम भरा कदम है, 2 लड़कियों को उसे ले जाने भेजना। आदमी हिचकिचाता है, पूछता है कि वे इमारत छोड़ने की बजाय ऊपर क्यों जा रहे हैं। तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ बाहर आता है, चिल्लाता है कि आखिरकार हेलीकॉप्टर आ गए सबको बचाने। लड़कियां जल्दी से समझाती हैं कि कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, लेकिन ऊपर खाना और गर्म पानी है। उसकी बेटी भी बाहर आती है, उत्साहित पूछती है कि सच है, और वे कहती हैं कि हां। ये सुनकर बच्चे अपने पिता से समय बर्बाद न करने और उनके साथ चलने की भीख मांगते हैं। वह समझ जाता है कि वह बहस नहीं कर सकता और सहमति देता है। अब नागरिकों की संख्या 40 हो गई है। ऊपर से कुल अनुभव और सोने की कमाई 90% बढ़ गई है। यह पागलपन है। बिट्टू रोमांचित है कि उसके पास अब 40 लोग हैं। भले ही ज्यादातर बूढ़े हैं, लड़ाई के लिए आदर्श नहीं, लेकिन वह फिर भी अच्छा इंसान है। जितना हो सके सबकी मदद करना चाहता है। डोंगजुन रिपोर्ट करता है कि यही सब वे ढूंढ सके। कुल संख्या यही है। उन्होंने 1 से 29 तक हर मंजिल चेक की। कई पहले से मर चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने अपार्टमेंट्स में जिंदा थे। बिट्टू उनकी तारीफ करता है, सोचता है कि ह्यानजुन का अपार्टमेंट अब भरा हुआ होगा, लेकिन यह काफी होना चाहिए। वह अपनी अल्टीमेट आइजन सक्रिय करता है और देखता है कि सब मेहनत से काम कर रहे हैं। कुर्सियां ढो रहे हैं, रस्सियां लगा रहे हैं, केबल खींच रहे हैं, टैंक ले जा रहे हैं। वह सिर हिलाता है, कहता है, परफेक्ट। गोब्लिन हंट का दूसरा चरण शुरू करने का समय है। गलियारे में डोंगजुन सबको इकट्ठा करता है और योजना समझाता है। उनका लक्ष्य है नीचे छिपे गोब्लिनों को लुभाना। पहले वे पार्किंग गैरेज के B1 सेक्शन में जाएंगे। 2 ग्रुपों में बटेंगे। एक प्राणियों को लुभाएगा, दूसरा उन्हें मार गिराएगा। उसके बाद वे और गहराई में छिपे हुए साफ करेंगे। B2F पर चश्मे वाला लड़का स्पष्ट सवाल पूछता है, अगर गोब्लिन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो तो? अगर वे अलग थलग न हो तो? अगर हम उन्हें लुभाने में असफल रहे तो? अगर हम लाशों के नीचे फंस गए तो? तीरंदाज लड़की उसे डरपोक होने से मना करती है। वह कहती है कि वह हर एक मॉन्स्टर के सिर में तीर गाड़ देगी। वह कहता है कि वे ज्यादा आत्मविश्वासी हैं और तभी स्वाभाविक रूप से उन्हें आप पीछे से हल्की गुर्राहट सुनाई देती है। वे मुड़ते हैं और वे वहां हैं। लड़की तुरंत प्रतिक्रिया देती है, अपना धनुष खींचती है और 2 साफ हेडशॉट छोड़ती है। एम्बोट लेवल एक्यूरेसी। स्लेजहैमर वाला लड़का अगला दौड़ता है, उसकी खोपड़ी के टुकड़े कर देता है। ये लोग सच में अच्छे हैं, वाकई अच्छे। फिर चश्मे वाला लड़का पूछता है कि उसने दिया गया धनुष क्यों नहीं इस्तेमाल किया, और तभी उसे एहसास होता है कि वह बिना धनुष के लड़ने का आदी हो गया है। लड़की उनसे कहती है कि देखो, क्योंकि गोब्लिन की लाशें घुल रही हैं। ये निश्चित रूप से जेन की क्षमताओं में से एक और है। सबको उत्साहित देखकर डोंगजुन उन्हें आगे बढ़ने और B1 की ओर जाने को कहता है। बामू अब मुस्कुरा रहा है। शायद यह बच्चा वाकई उसकी दादी को बचाने का जवाब है। कई नागरिकों का भरोसा बढ़ता जा रहा है, जबकि बिट्टू अपने कमरे में बैठकर सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। उसका इरादा सिर्फ बैठकर देखने का नहीं था,
लेकिन आखिरकार यही चीजों को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर बांगो, जो अपनी दादी की तलाश में है, आखिरकार 50 भरोसा अंक तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि अब उसे वासल के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। जहां तक बिट्टू का सवाल है, जितने ज्यादा वासल उतना बेहतर। लेकिन कुछ उसका ध्यान खींचता है। बाएं हो का भरोसा 55 है, लेकिन वफादारी 88। अजीब लेकिन बुरा नहीं। वह उसे तुरंत रजिस्टर करने का फैसला करता है। अब B1F में तीर हर दिशा में उड़ रहे हैं, चारों तरफ अराजकता। और अब जब बांगो जागृत हो गया है, उसे ताकत का एक झोंका महसूस होता है। सब उसकी ओर मुड़ते हैं, उलझन में, सोचते हैं कि क्या हो रहा है। यहां तक कि गोब्लिन भी अंधे लगते हैं। अंधेरे में अनगिनत आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिससे गोब्लिन चीखते हैं और अपने सिर ढक लेते हैं। डोंग जिन कहता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो भी है ये काम कर रहा है। उसे इसका फायदा उठाना चाहिए और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। लड़कियां और तीर छोड़ती हैं, साफ हेडशॉट, और उनमें से एक ने तो ट्रिपल शॉट भी मारा, पूर्ण सटीकता। फिर भी गोब्लिन बहुत ज्यादा है। पूरी भीड़ अब दौड़ रही है, जगह को भर रही है। सब घबरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि गोब्लिन उम्मीद से कहीं ज्यादा है। शायद B2 वाले ऊपर आ गए हैं। वे एक दरवाजे से दौड़ते हैं और उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई गोब्लिन के हाथ दरवाजे में फंस जाते हैं, जंगली तरह से पंजे मारते हुए। वे दरवाजे को उन पर पटकते हैं, हड्डियां कुचलते हैं, लेकिन दर्जन भर गोब्लिन अभी भी अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हेमुन सबको पीछे हटने को चिल्लाता है। वह अपनी गोरिल्ला ताकत क्षमता सक्रिय करता है और एक जोरदार धक्के से दरवाजा बंद कर देता है। अतिशयोक्ति नहीं, गोब्लिन के टुकड़े हर तरफ उड़ गए होंगे। वह अपनी सारी ताकत से खींच रहा है, चिल्लाता है कि उसे उन्हें रोकना ही होगा। डोंगजुन उसे ऊपर आने को चिल्लाता है। अब सुरक्षित है। उस पल ह्यानजुन दरवाजा छोड़ता है, दौड़ने के लिए मुड़ता है और तुरंत लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर पड़ता है। सच में यह आदमी अपनी मौत को स्पीड रन कर रहा है। उसकी किस्मत अच्छी है। बैट वाला लड़का एक गोब्लिन को, जो उस पर झपटने वाला था, पीट देता है और उसे उठने को कहता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। 5-6 गोब्लिन पहले से ही पीछे से आ रहे हैं। जैसे ही एक उसकी टांग पकड़ता है, ह्यानजुन सबकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। बैट वाला लड़का ठिठक जाता है। एहसास होता है कि वह पूरी तरह अकेला है। एक गोब्लिन उस पर छलांग लगाता है। वह हैमर घुमाता है और उसकी खोपड़ी कुचल देता है, जबकि उसके पीछे तीरंदाज हवा में तीरों की बौछार कर रहे हैं, हर प्राणी को निशाना बना रहे हैं। पूरी टीम तीरों का तूफान छोड़ रही है, जबकि बचे लोग सीढ़ियों से ऊपर दौड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी गोब्लिनों की एक भीड़ उनके पीछे दौड़ रही है। सैद्धांतिक रूप से यही योजना थी। अगला अध्याय। चांद की रोशनी में कई भालू जैसे मॉन्स्टर गोब्लिनों का भोजन कर रहे हैं। मानना पड़ेगा ये थोड़ा जंगली है, लेकिन कम से कम इस कहानी में मॉन्स्टर एक दूसरे से भी लड़ते हैं। इंसानों को ही निशाना बनाने से ज्यादा समझदारी है। इस बीच ऊपर ह्यानजुन जिहुन के सामने ढेर हो जाता है, हांफता हुआ कि वह लगभग मर गया था। वह पूरी तरह खरोंचों से भरा है, खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, उलझन में कि वह वहां कैसे पहुंचा। बेशक बिट्टू अपनी अल्टीमेट आयत से सब कुछ देख रहा था। शुक्र है वासल समन स्किल बिल्कुल सही काम किया। ह्यानजुन लंगड़ाता हुआ, उसके पैर फटे हुए, पूछता है कि अभी क्या हुआ। बिट्टू बस कहता है कि कम से कम वह जिंदा है और ऐसी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन बिट्टू जानता है कि अब मेडिकल सप्लाई की रिसर्च शुरू करने का समय है। वह अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है, याद करता है कि उसकी मां हमेशा एक छोटी फर्स्ट एड किट रखती थी उसकी देखभाल के लिए। ऐसी दुनिया में ऐसी चीज बेहद कीमती है। समस्या यह है कि वह सिर्फ 40 चीजें स्टोर कर सकता है। तो वह फैसला करता है कि सब कुछ एक बॉक्स में डाल देगा और पूरा बॉक्स स्टोर कर लेगा। हां, उसने यह आइडिया सोचा और यह वाकई काम कर गया। डैन, मैं जीनियस हूं, उतना ही जीनियस जितना बिट्टू। क्या मैं पुनर्जन्म लिया हुआ हूं? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि पूरी किट की कीमत 77,000 है। फिर वह बार बार गिरने वाले सोपफुट आदमी को बुलाता है और उसे अपनी चोट दिखाने को कहता है। बिट्टू कहता है कि वह इसे डिसइंफेक्ट करेगा और आदमी थोड़ा कराहता है, लेकिन कम से कम इससे उसका भरोसा फिर बढ़ जाता है। ईमानदारी से बिट्टू सोचता है, मुझे तो इस आदमी का भरोसा भी चाहिए या नहीं पता नहीं। बेकार का बेवकूफ, मैं इसे जिंदा सिर्फ इसलिए रख रहा हूं
क्योंकि इसकी पत्नी और 2 बेटियां हैं जिन्हें इसके लिए क्या चाहिए पता नहीं, शायद भावनात्मक सहारा। वह मदद करता रहता है जबकि सोचता है कि बाकी लोग कैसे हैं। अपनी आंखों से देखना बेहतर है तो वह उन्हें सक्रिय करता है। चलो देखें बाहर क्या हो रहा है। वही गलियारा। फ्लैश बियर्ड बैरिकेड के पीछे से निकलता है। एक और गोबलिन के सिर में साफ तीर मारता है जबकि एक लड़का पीट रहा है। सबके पास धनुष हैं, गोबलिनों पर तीरों की बौछार कर रहे हैं। यह टीम सच में मजबूत है। उन्होंने बैरिकेड बनाए हैं, दुश्मनों को अंदर खींच रहे हैं, अपने साथियों को नहीं मार रहे। जल्दी बोल दिया। जैसे ही वह उनकी तारीफ करता है, एक लड़के को पीछे से गोबलिन पकड़ लेता है। बोनहो उसे सावधान रहने को चिल्लाता है और खुद 3 को तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। वह पूरी तरह पागल हो गया है, सीधे लड़ाई में कूदकर सब कुछ फाड़ रहा है। बाकी सब देखते रहते हैं। ब्यामहो ऐसा लड़ सकता है? मुझे पता नहीं था। बिट्टू देखता है, एहसास होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बामहो पहले से ही लेवल 30 पर है और अब उसने टेलीपोर्ट स्किल जागृत कर ली है। वह मानसिक शक्ति से अंतरिक्ष में घूम सकता है, जहां देख सकता है वहां पहुंच सकता है, यहां तक कि दूसरों को भी साथ ले जा सकता है। लेकिन जितना दूर और जितने ज्यादा लोग, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। बिट्टू देखता है कि उसे वासल के रूप में रजिस्टर करना बिल्कुल सही था, उस पिता से कहीं बेहतर। एक और गोबलिन का सिर तीर से छिद जाता है जबकि डोंगजिन सबको आगे बढ़ने को चिल्लाता है। वे पूछते हैं कि पानी का टैंक कहां है और कोई चिल्लाता है कि तैयार है। बाएं मुंह सीढ़ियों से दौड़ता है, बैरिकेड के ऊपर छलांग लगाता है। सब छिप जाते हैं। टैंक पलट जाता है, गोबलिनों पर पानी की बौछार कर देता है। फिर वे चिल्लाते हैं, इसे सक्रिय करो। और वाह, उनके पास सच में योजना थी। फर्श पर बिछी तारें प्लस पानी, हर तरफ बिजली का करंट, सारे प्राणी तले जा रहे हैं। बढ़िया। ये रणनीति क्रूर थी लेकिन स्मार्ट। बिट्टू को ढेर सारा अनुभव मिलता है। 3,30,001 और वह लगभग बेहोश हो जाता है। विस्तार शायद, वह सोचता है। ऊर्जा का एक गोला फटता है, गोबलिनों की ओर फैलता है। सिस्टम चेतावनी देता है, शत्रु इकाइयां पाई गईं, हटाना शुरू। प्राणी सचमुच विघटित हो जाते हैं और उसे और ज्यादा अनुभव मिलता है। यह कहानी मुझे उस चीनी वाली की याद दिला रही है जिसमें डोमेन सिस्टम था, लेकिन बेहतर, वह सोचता है। इस बीच पार्किंग लॉट के कोने में गोबलिन गुस्से में है, अपनी मुट्ठियां पीट रहे हैं। फिर उनमें से एक कुछ अजीब नोटिस करता है, पीछे मुड़ता है और वहां एक विशाल भालू है। वह उन्हें खाना शुरू कर देता है। गोबलिन घबरा जाते हैं, चीखते हुए जैसे भालू उन्हें पंजों से फाड़ता है, फेंक देता है। बेचारे प्राणियों के पास कोई मौका नहीं। पार्किंग लॉट अराजकता में बदल जाती है। गोबलिन चीख रहे हैं, भालू लाशें हर तरफ फेंक रहा है, लेकिन अब गोबलिन भालू की गर्दन चेहरे पर काट रहे हैं। यह एक असली झगड़ा है। उसे जबड़े पर, सिर पर काटा जा रहा है और भालू पागल हो जाता है। सब कुछ फट जाता है। फिर अचानक क्या? भालू को नागरिकता मिल गई और भालू के अंदर एक औरत थी। प्रिय भगवान, मैं इसे तुम लोगों पर छोड़ता हूं। जो भी इतना बहादुर हो इसे संभालने के लिए आगे बढ़ो। मैं बाहर हूं। बिट्टू अभी भी हिल गया है। ओह, क्योंकि वह सब कुछ होते देख रहा है और सोच रहा है कि वह कौन है। ओह, यानजू लेवल 33, 9 भरोसा अंक और महान भालू की क्षमता रैंक ए। बिट्टू हैरान है और फिर कुछ सुंदर होता है। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि पार्किंग में एक खतरनाक भालू जो बहुत सारे गोबलिन को बुरे तरीके से मार रहा है। वो कोई भालू नहीं बल्कि एक म्यूटेंट लड़की है। ये देखकर बिट्टू भी हैरान हो जाता है। अगला पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेरे कई भाई बोल रहे थे कि बिट्टू के सिस्टम के बारे में ठीक से पता नहीं चल पाया। उसके लिए मैं पहले सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस मैनहवा में बिट्टू के पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो पूरे अपार्टमेंट या फ्लैट पर काम करता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके फ्लैट या क्षेत्र में आना चाहता तो सबसे पहले उसे नागरिकता लेनी पड़ती है। नागरिकता मिलने के बाद वह व्यक्ति बिट्टू के सिस्टम में रजिस्टर्ड हो जाता है। नागरिक के पास भरोसा, ट्रस्ट लेवल होता है। जैसे जैसे ट्रस्ट लेवल बढ़ता है, बिट्टू उसे वॉशल के रूप में बना सकता है। वॉशल मतलब एक खास नागरिक जो बिट्टू के लिए किसी भी हाल में मिशन पूरा करने को तैयार रहता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। जब वॉशल को कोई मिशन दिया जाता है और वह उसे सफलता से पूरा करता है तो बिट्टू को सिस्टम से इनाम या पैसे, रिवॉर्ड्स मिलते हैं।
बिट्टू इन पैसों को अपने स्टोर में विभिन्न चीजें खरीदने या अपनी क्षमताएं बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकता है। हर मिशन या कार्य पूरा होने पर बिट्टू को नई नई एबिलिटीज भी मिलती है और बिट्टू अपने वत्सल की पावर भी बढ़ा सकता है। जैसे उसने पिता को गोरिल्ला जैसी ताकत दे दी थी। हर जीत के साथ बिट्टू और भी ज्यादा ताकतवर, आत्मविश्वासी और खतरनाक बनता जाता है। अब आगे बिट्टू लिफ्ट के सामने खड़ा होता है, अपनी अल्टीमेट आइज सक्रिय करता है और तुरंत उस लड़की यानजू को गोबलिनों के बीच गिरते देखता है। वह यानजुन को बुलाता है। अच्छा, उसने बस उसे नीचे जाकर लड़की को लाने को कहा। अगर किसी को मरना है तो अकेले बेहतर। इस बीच सीढ़ियों पर लोग उलझन में हैं। जब गोबलिन जल रहे थे और तले जा रहे थे, अचानक वे फट गए। डोंगजुन को यकीन है कि इतनी ताकतवर चीज सिर्फ एक व्यक्ति से आ सकती है। ह्यानजुन को याद आता है कि उसे बच्चा अजीब लगा था, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास किसी तरह बहता पानी और गर्म शावर थे। यहां तक कि उसकी पत्नी ने खाना पकाने में इस्तेमाल की गई सामग्री भी उससे आई थी। अब समझ नहीं आ रहा, इस बच्चे के पास बहुत सारी क्षमताएं हैं। यहां तक कि बांगो, जो पहले बहुत शर्मीला था, जून से मिलने के बाद अचानक मॉन्स्टर स्लेयर मशीन बन गया। अब उन्हें यकीन है कि ऐसी दुनिया में सिर्फ एक निष्कर्ष है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह लड़का उनके करीब रहे। यही एकमात्र तरीका है कि वे जीवित रहें। तभी वो पिता, जो भालू वाली लड़की को बचाने के लिए भाग के जाता है। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में चली जाती है। हम एक बच्चे को खेलते हुए देखते हैं। ये उसी भालू वाली लड़की का बेटा है। लड़का बोलता है, एम आओ तुम भी साथ में खेलो। उसकी मां कहती है, नहीं बेटा, तुम बस खेलो। और वो देखती है कि उसके बेटे के पीछे 3 गोबलिन हैं जो बहुत भयानक हैं। वो अपने बेटे को बचाने के लिए भागती है। तभी अचानक वो जाग जाती है, फर्श पर बैठी, हाथ चेहरे पर रखे। वह पूछता है कि क्या वह मिस यानजू है। अपना परिचय देता है और कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन वह जानना चाहती है, क्या वही था? वह उलझन में है। वह फिर पूछती है, क्या वही था जिसने गोबलिनों के सिर फोड़े? बिट्टू, जो चीजें छुपाने वाला नहीं है, वह ईमानदार है। हां, वह मैं था। वह हैरान है, दूर से सिर फोड़ने जैसी क्षमता क्या है? फिर वह सोचने लगती है कि शायद वह किसी चीज का समाधान है। वह उससे अपने बेटे को बचाने को कहती है। रुको, क्या? उसका बेटा? क्या बच्चा गोबलिनों ने नहीं खा लिया? इसके बारे में वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह कहती है कि वह बस उसे आखिरी बार देखना चाहती है। शायद उसकी लाश बरामद करे। वह कहती है कि वह उसे मिस करती है, और जैसे ही वह रोती है, अजीब तरह से उसका भरोसा बढ़ने लगता है। बिट्टू को यकीन है कि औरत का बेटा पहले से मर चुका होगा, लेकिन फिर भी क्या वह सच में कुछ कर सकता है? वह उसे एक क्वेस्ट देने का फैसला करता है। 1000 गोबलिन मारो, कोई समय सीमा नहीं, इनाम तुम्हारे बेटे का पुनर्जनन। वह सिस्टम से पूछता है कि क्या यह संभव है, लेकिन यह जवाब देता है कि ऐसी इच्छा की गारंटी नहीं दी जा सकती। जो हां, स्पष्ट रूप से मरे हुए को जिंदा करने का कोई तरीका नहीं। लेकिन फिर क्या? सिस्टम कहता है कि उसके पास पुनर्जनन की गारंटी के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। क्या वह पर्याप्त फंड इकट्ठा करने के बाद फिर कोशिश करे? बिट्टू पूरी तरह उलझन में है। क्या वाकई किसी को इस तरह वापस लाना संभव हो सकता है? समस्या यह है कि उसे कोई अंदाजा नहीं कि इसमें कितना लगेगा। फिर भी वह साहसी है। वह यानजू से कहता है कि उसे लगता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। शायद, बस शायद, उसके बेटे को जिंदा लाना संभव हो। वह बिल्कुल निश्चित नहीं है, लेकिन यह उन चीजों में से एक लगता है जहां आपको अंत में पता चलता है कि यह कभी काम करने वाला नहीं था, तुम जानते हो। वह पूछती है कि क्या यह सच है, और वह कहता है, हां, लेकिन अभी नहीं। उसे यकीन है कि कोई न कोई तरीका है। वह तुरंत पूछती है कि वह क्या कर सकती है, और बेशक बिट्टू के पास पहले से ही एक आइडिया है। उसकी टीम में हर कोई नई क्षमताएं जागृत कर रहा है। अगर वे उसके साथ मिलकर काम करें तो वे बहुत मजबूत हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा कदम होगा उसे अपने 7 वासलों में से एक बनाना। लेकिन अभी के लिए वह बस उसे खड़ा होने को कहता है। वह उसे कुछ लोगों से मिलवाना चाहता है। वह जाती है, डिक्सू से अच्छा लगा मिलकर कहती है और पूछती है कि क्या वह वही इंसान है जो बेसबॉल बैट से गोबलिन मारता है। उसके बगल वाली लड़की तीरंदाज है। सब उलझन में है। वह यह कैसे जानती है? भालू लड़की बस सिर झुकाती है और पूछती है कि क्या वे उसे पहचानते नहीं।
वह एक परिचित लड़ाई पोज बनाती है, लेकिन वे अभी भी खोए हुए हैं। वह पागल है। उनमें से एक बुदबुदाता है, फिर वह उन्हें दिखाने का फैसला करती है। उसकी फर निकलने लगती है, उसका चेहरा बदलता है और अचानक सबको एहसास होता है कि वह वही विशाल जानवर है जो पहले रास्ता रोक रहा था। वह बोल भी सकती है और स्वीकार करती है, हाँ, वह वही भालू थी। वास्तव में उसने उन्हें कई बार पहले मदद की थी। अब समझ आया। याद है जब उन्होंने कहा था कि वे शुद्ध किस्मत से बचे थे? वह किस्मत नहीं थी, वह उसकी मौजूदगी थी, जो वैसे भी किस्मत ही गिनी जा सकती है। वैसे भी उनका पसंदीदा भिखारी आता है, कहता है कि अब जब सब एक साथ हैं, उसके पास घोषणा करने के लिए कुछ है। वह कल सुबह बोंगो की दादी को बचाने की योजना समझाने जा रहा है। गोबलिनों की संख्या नाटकीय रूप से कम हो गई है, तो यह संभव होना चाहिए। एकमात्र जो हिस्सा नहीं ले रहा वह हियानजिन है। स्पष्ट रूप से वह हमेशा की तरह बेकार है अपने नाजुक चीनी मिट्टी के पैर को फिर तोड़ने के बाद। यानजू दूसरी ओर मिशन में शामिल हो रही है और वह वाकई खुश दिखती है। खैर, शायद खुश शब्द थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से प्रेरित है। बिट्टू कहता है कि कल फिर बात करेंगे और सब सहमत हैं। फिर वह बोन्हो और डाकू को बुलाता है, कहता है कि उसे उनसे बात करनी है। वह पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि उसने उन्हें क्यों बुलाया। दोनों बेवकूफों को स्पष्ट रूप से कोई अंदाजा नहीं। क्या यह हमारी शक्तियों के बारे में है? एक पूछता है। बिट्टू सिर हिलाता है। बिल्कुल यही। दोनों ने पहले से ही अपनी स्किल्स जागृत कर ली हैं। बांगू के पास टेलीपोर्टेशन है और डेक्सू के पास स्टील नाइट। बिट्टू की योजना है कि कल के मिशन से पहले वे अपनी सीमाएं और क्षमताओं को समझ लें। सिस्टम फिर एक ग्रुप मिशन जनरेट करता है। उन्हें 1 घंटे के अंदर अपनी जागृत क्षमता का प्रदर्शन करना है ताकि ताकत बूस्ट मिले। असफलता का मतलब है रात बाहर सोना। बिट्टू को लगता है कि यह काफी उचित है। डू पूछता है कि क्या यह डोंगजुन की क्षमता जैसा काम करता है। वह अपनी छाती फुलाए हुए है, उत्साहित कहता है, ठीक है, मुझे बताओ कि यह स्टीलमेट चीज कैसे इस्तेमाल करूं। बिट्टू समझाता है कि सिद्धांत रूप में उसे कवच और हेलबर्ट बुलाना चाहिए, जैसे डेक्सू समझने की कोशिश कर रहा है। अचानक बोन्हो उसके बगल से गायब हो जाता है। सब उलझन में है। फिर वह कमरे के दूसरी तरफ फिर से प्रकट होता है। निकला कि यह सच में काम कर गया। इस पावर के साथ मिशन बहुत आसान हो जाएगा। वह तुरंत बिट्टू को धन्यवाद देता है, उसका भरोसा और बढ़ा देता है। हालांकि बिट्टू उसे रुकने को कहता है और कहता है कि उसे अभी उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसे क्षमता को नियंत्रित करना नहीं आता और इसमें निश्चित रूप से मानसिक शक्ति के आधार पर सीमाएं हैं। चारों तरफ दौड़ने से पहले उसे बहुत अभ्यास करना चाहिए और निशाना लगाना, रेंज क्या है और बाकी सब समझना चाहिए। बाय कहता है कि वह समझ गया और तभी उन दोनों को उनके बगल में एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। डो ने वह हेलबर्ट और पूरा कवच निकाल लिया है। डैन, उसका कवच शानदार लग रहा है। जो भी हो, डंगन में यह बहुत बढ़िया होता। अपार्टमेंट गलियारे में यह थोड़ा बेतुका है, हाँ, लेकिन डंगन में यह शुद्ध फ्लेक्स होता। जब बिट्टू बोंगो को बुलाता है, पूछता है कि क्या वह उदाहरण के लिए उस इमारत तक टेलीपोर्ट कर सकता है जो सामने है। बहादुर बच्चा, हाँ, वह देखता है और फैसला करता है कि वह कोशिश करेगा। क्या होगा अगर वह हवा में प्रकट हो और गिरकर मर जाए? कल्पना करो कि ऐसा वाकई हुआ। बिट्टू फिर एक मिशन जारी करता है। 3 मिनट के अंदर यूनिट 113 तक टेलीपोर्ट करके जाओ और तुम्हें बढ़ी हुई टेलीपोर्ट दक्षता मिलेगी। मुझे लगता है कि वह मिशन रजिस्टर करता है और फिर उनके सिक्के खर्च करके बच्चे को लेवल अप कर देता है। तुम जानते हो, बोनो खिड़की के सामने रुकता है, फोकस करना शुरू करता है और एक आभा में लिपट जाता है। अचानक वह डूकू के सामने गायब हो जाता है और दूसरी तरफ दूसरी अपार्टमेंट में फिर से प्रकट हो जाता है। दूर से हाथ हिलाता है बिट्टू और मिशन पूरा। जाहिर है अब क्या होता है, दिमाग की सारी बैटरी खाली कर दी उसने और बेवकूफों की तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। सौभाग्यशाली बकलोल की बिट्टू ने तुरंत वासिल को बुलाया और बच्चे को खींचकर वापस ले आया। टूटा फूटा, बच्चे को भेजो, कुछ मारो, वापस खींचो, पूरा पनीर। वो बेवकूफ बेहोश पड़ा है। टेलीपोर्ट कमाल का है ये तो पता चलता है, पर जो स्टैमिना खाता है वो बेतुका है। कम से कम उसका स्टेटस बता रहा है कि वो ठीक है, बस आराम की बात है। अच्छा हुआ उसने कुछ और पागलपंती नहीं की, वरना वहां ही ब्लैकआउट हो जाता।
और हार जाता। तभी बिट्टू दुख को बुलाता है और पूछता है, भाई तू वर्कआउट करता है क्या? वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर बिट्टू उसे लीजेंडरी सतामा रूटीन थमा देता है। उस कवच में पुश अप्स और स्क्वाट्स करना, जो कम से कम 50 किलो का तो होगा ही। बेरहमी, पर बंदा सच में कर लेता है। पूरा फिनिश। बिट्टू इंप्रेस। हाँ, बंदा एथलेटिक लगता है, पर ऐसी स्टैमिना तो असाधारण है। अचानक सिस्टम कोई इवैल्यूएशन शुरू कर देता है। बिट्टू को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दुख पूछता है, खत्म हुआ? बिट्टू बोलता है, हाँ भाई आराम कर। बस इवैल्यूएशन खत्म और उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी टिक ऊपर। बिट्टू की स्ट्रेंथ? कौन सोचता था जल्दी ही वो खुद राक्षसों पर मुक्के चलाने लगेगा। ये तो उसके लिए गेम चेंजर है। अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन शहर की पिछली गलियों में डोंगजून पीछे मुड़कर चिल्लाता है, सब भागो। सब फुल स्पीड दौड़ रहे हैं, पर पीछे से कुछ बॉडी बिल्डर गोबलिन्स करीब आ रहे हैं। टीएक्सयू पीछे देखता है, जीवों को आते देखता है और फैसला करता है कि अब उसे ही संभालना है। कवच बुलाता है और पहला हलबर्ड स्ट्राइक देता है। उस हथियार की खूबसूरती यह है कि वो छेदता है, फाड़ता है, काटता है और वो पूरा कॉम्बो जोड़ता है, जबकि बाकी गोबलिन्स उस पर आगे बढ़ रहे हैं। पर कुछ गोबलिन्स कवच वाले को इग्नोर करके बाकी टीम पर टूट पड़ते हैं। बेचारे, सिर के आर पार तीरों की बौछार। इस कहानी के लोग बेतुके निशाने वाले हैं। मुझे लगा धनुष की रानी है, पर बोंगो ही है जो डियो से बोलता है, चिंता मत करो, जो निकल जाए उसका मैं हिसाब कर लूंगा। और बोलता है, समझ गया। जबकि गोबलिन्स अब घबरा रहे हैं, पूंछ दबाकर भागते हैं। यहां से जेट, सब मर रहे हैं, बिखर जाओ। पर बर्बाद हो गए। वो सीधे ट्रांसफॉर्म योंजू में टकरा जाते हैं। एक गोबलिन तो रोने ही वाला है। इस कहानी के लोग राक्षसों के साथ सच में क्रूर हैं। तीर हलबर्ट से आधे में चीरना, बेरहम। डोंग बोंगो से बोलता है, चलो अब दादी को बचाने चलें। वो आगे दौड़ता है शुक्रिया बोलते हुए, और इसी के साथ योंजू एक मिशन पूरा करती है। उसका इवैल्यूएशन खत्म होता है, जबकि बिट्टू अपनी सर्वदृष्टि आंखों से बस देख रहा है। वो सोच रहा है कि ये इवैल्यूएशन शब्द शायद गलत अनुवाद है। शायद क्वेस्ट मतलब है ना, क्योंकि उसने अभी एक खत्म किया और 1,32,001 मिले। वो नोटिस करता है कि राशि पहले से अलग है। ओह, सच में क्वेस्ट रिवॉर्ड है। पर लगता है क्वेस्ट के हिसाब से क्वेस्ट देने वाले को भी रिवॉर्ड बदलता है। वो समझने की कोशिश कर रहा है। फिर बोंगो भी एक क्वेस्ट पूरा करता है, पर जाहिर है उसने डेली क्वेस्ट लिमिट हिट कर दी है। सिस्टम उस क्वेस्ट का इवैल्यूएशन करता है और बिट्टू थोड़ा चिंतित, फिर जैकपॉट। सिस्टम बधाई देता है और एक स्किल पॉइंट देता है, ठीक वही जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। इधर डोंगो टेलीपोर्टेशन से आगे बढ़ रहा है। लगता है अब पता चलेगा कि उसकी दादी राक्षस का खाना बन गई। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, दादी को पुकारता है। बस देखता है वो वहां लेटी है। वो बस शांति से सो रही है। रुको, क्या? बूढ़ी औरत जिंदा है? कोई अमृता साधने वाला साधु या कुछ? वो उसे पहचानती है, हल्के से मुस्कुराती है। डोंगो खुशी से गदगद उसे कसकर गले लगाता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। साथ ही दिल में जेन को शुक्रिया बोलता है। उसकी लॉयल्टी तुरंत 100 पर पहुंच जाती है। हाँ, बिट्टू ने उसके साथ बिल्कुल सही किया। और अजीब बात, जब 100 हुई तो एक और वासल स्लॉट अनलॉक हो गया। जेन को उम्मीद नहीं थी। ओह, और अब वो अपने वासल्स को लेवल अप भी कर सकता है, सिवाय इसके कि ये शुद्ध पूंजीवाद है। बस एक आरामदायक 100 मिलियन का खर्चा, कोई बड़ी बात नहीं ना। बिट्टू बस बुदबुदाता है। शापित पूंजीवादी गेम। वो बोंगो से माफी मांगता है। उन्हें वो खर्चा जुटाने के लिए ढेर सारे मिशन ग्राइंड करने पड़ेंगे। उसकी छोटी मोटी रैंट अचानक रुक जाती है जब उसे लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कौन आ रहा है, उसे कोई अंदाजा नहीं। अपनी आंख एक्टिवेट करता है, देखता है दरवाजे के पास 2 लोग खड़े हैं, बक्से लिए हुए, पूछ रहे हैं कोई है। अरे असल में वो हाइविन के दरवाजे पर है। वो पूछती है तुम कौन? लड़की अपना परिचय देती है, किम डाबिन, और लड़का मिनो। दोनों यूनिट 1701 में रहते हैं। हाइविन पूछती है क्या काम है। डेमन बताता है उन्हें मदद चाहिए। वो माफी मांगती है, पर कहती है सच में पूछना पड़ेगा, क्या वो नहा सकती है? भगवान, इस दुनिया में लोग नहाने को देवता का आशीर्वाद समझते हैं। हाइविन कंफ्यूज, पर डाविन जोर देती है कि उसे सिर्फ नहाना है। हाइविन आह भरती है और कहती है ठीक है, अंदर आ जाओ। इधर जो लड़का पेड़ जैसा बना है पूछता है बक्सा कहां रखूं।
वो पूछती है अंदर क्या है। वो बोलते हैं थोड़ा सा खाना। थोड़ा सा? वो तो डिब्बा बंद सामान का पहाड़ है। डार्विन बताती है कि यह दरवाजा पीटने और उसके नहाने में खलल डालने की माफी है। फिर वो कोने में कुछ देखती है, एक तीरंदाजी का सामान और कुछ बेसबॉल बैट। वो पूछती है ये बैट अपार्टमेंट के मालिक का है? हेवन कहती है नहीं, हाल ही में किसी ने अराजकता के दौरान छोड़ा था। बिट्टू ये सब देख रहा है और फिलहाल वो बुरे लोग नहीं लगते। जाहिर है बाद में उसे मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और उन्हें ग्रुप में लाना पड़ेगा। उसे जितने ज्यादा लोग मिलें उतना ही दूसरी बिल्डिंग्स तक फैलाव कर सकेगा। तभी सिस्टम अलर्ट करता है कि उसने एक लाल शेर मारा। ज्यादा एक्सपी मिलता है और 39 मिलियन जमा हो जाते हैं। बिट्टू भी कंफ्यूज, ये क्या हुआ? वो अपनी आंख एक्टिवेट करता है और देखता है डोंगजून और बाकी खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। लाल शेर मरा पड़ा है और योंजू पास ही ढह गई है। उसे पता ही नहीं कैसे हालात यहां तक पहुंचे। हाँ, शायद पहले देखना चाहिए था। तुरंत सिस्टम कहता है कि नए लोग मिले हैं जिन्हें नागरिकता ऑफर की जा सकती है। क्या ऑफर करना है? बिट्टू एक साथ ढेर सारी चीजें हो रही हैं, सोचता है ये लोग कौन हैं, फिर ऑफर भेज देता है। नामों की लंबी लिस्ट है जिसे वो अभी नहीं पढ़ेगा, जब आएंगे तब पता चलेगा कौन कौन है। साथ ही सिस्टम बोलता है कि अब नागरिकों की संख्या 50 पहुंच गई है। सबको एक एबिलिटी मिलती है जिसे विश्वास की शक्ति कहते हैं। बिट्टू जानना चाहता है कि कोई घायल तो नहीं। इधर बोंगो अपनी दादी को पीठ पर उठाए है और दुख यानजू को। बिट्टू समझ जाता है हालात खराब हैं। जितने लोग आने थे सबसे ताकतवर ही आ गए। वो भाग रहे हैं जबकि तीरंदाजी का एस पीछे से परफेक्ट शॉट्स दाग रहा है। पर अचानक सबको लगता है उनका शरीर हल्का हो गया। अरे, विश्वास की शक्ति सभी एट्रीब्यूट्स को एक निश्चित प्रतिशत बढ़ाती है जितना बिट्टू पर भरोसा है। और उस हमले वाले ग्रुप में सब उसके साथ काफी समय से हैं। अब 50% ज्यादा भरोसा है। वो भारी बफ है। बोंगो को लगता है ये जेम बफ है। डैम, बिट्टू तो टूटा हुआ है। वो सच में कहानी का लीड लगता है। साथ ही हायरॉन का भरोसा 50 पर पहुंच जाता है गायोंग के साथ। वो तीरंदाजी स्क्वाड की 2 लड़कियां हैं। वो उन्हें वॉसल्स के रूप में रजिस्टर करता है और उन्हें शक्ति महसूस होती है। गा को पियर्स एबिलिटी मिलती है और हायरन को पॉइजन मिस्ट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे अभी भी नहीं पता दोनों में से कौन कौन है। बस इतना पता है कि 2 लड़कियां हैं। ठीक है, अब आखिरकार बैंगनी वाली को देखते हैं जो पियर्स क्वीन है। उसके तीर इधर उधर झिप करते हैं और जाहिर है उसने इसे समझे बिना ही एक्टिवेट कर दिया। इधर बिट्टू उसके लिए मिशन बनाता है कि उस स्किल से 10 जीव मारो। वो मुश्किल है। असली दिक्कत पॉइजन मिस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छी एबिलिटी है, रैंक बी, पर सहयोगियों पर असर का खतरा है। बाद में ध्यान रखना होगा और स्टडी करनी होगी। गांव अपना मिशन पूरा कर लेती है और डेली क्वेस्ट कैप हिट कर चुकी है। बिट्टू बाकी नागरिकों की जांच करने का फैसला करता है कि क्या चल रहा है। कोई बाथरूम में है, डाकू जैसा लग रहा है, पानी इकट्ठा कर रहा है। कोई जोड़ा इंस्टेंट नूडल्स जमा कर रहा है। इसीलिए वो लोग डोंगजून के ग्रुप में नहीं थे। उनके पास पहले से ही जीने लायक खाना था। पर फिर वो एक औरत को बीच कमरे में ढहते देखता है। अगले ही सेकंड वो दौड़ता हुआ पहुंचता है, क्योंकि किम डे जोंग लेवल 26, कम भरोसे वाली पर हील करने की क्षमता, वो तो जरूरी है। बिट्टू की जिंदगी आसान नहीं। पनीर, उसे 50 लोगों पर हर वक्त नजर रखनी पड़ती है। बाहर लोग मर रहे हैं, कमरों में ढह रहे हैं, खा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, पी रहे हैं, जबकि उसे उस छोटी आंख में रहकर सब देखना, सब डायरेक्ट करना पड़ता है। उसके तुरंत बाद वो रूम 2902 के सामने खड़ा है। दरवाजा खोलता है। दिक्कत यह है कि वो लॉकिंग सिस्टम वाला लग रहा था, पर अब उसके पास इनविजिबल हैंड एबिलिटी है, आखिरी वाली जो मिली थी। तो वो बस आंखें बंद करता है और चीज के टूटने की कल्पना करता है। उसके सामने एक सरौता प्रकट होता है और वो उससे ताला तोड़ देता है। दरवाजा खुलता है। वो अंदर दौड़ता है और लड़की तक पहुंचता है। कमाल, वो वहां पहुंचकर बोलता है, अरे ठीक हो, उठो प्लीज। पर जाहिर है उसकी हालत उसने सोची थी उससे भी बुरी थी। वो डिहाइड्रेशन के लक्षण नोटिस करता है और समझ जाता है ना, जैसा मैंने पहले कहा, शायद वो कमरे में फंस गई, बाहर नहीं निकलना चाहती थी और ऐसे ही पूरी तरह बर्बाद हो गई। अपनी ही चालाकी का शिकार। वो सोचता है पास में कुछ कर सकता है क्या उसकी मदद के लिए। फिर उसे कुछ अजीब दिखता है।
उसके पास फर्श पर पानी की बोतल है। वो अभी इसके बारे में चिंता नहीं करता क्योंकि प्राथमिकता उसे बचाना है। वो उसे मिशन देता है, एक सांस लो और डिहाइड्रेशन से रिकवर करो। वाह, काम कर गया, पर 10 मिलियन का खर्चा। हाँ, महंगा पड़ा। वो पूछता है, जाग सकती हो? पर वो पूरी तरह टूट चुकी है और जानना चाहती है वो कौन है। बिट्टू अपना परिचय देता है और बोलता है वो उसके ऊपर की यूनिट में रहता है। वो फिर पूछती है, यहां क्या कर रहे हो? वो बताता है कि तुम बहुत खराब लग रही थी, इसलिए दरवाजा तोड़कर अंदर आया। लड़की को कुछ याद आता है, वो रोने लगती है और हाथों से चेहरा ढक लेती है। निश्चित रूप से उसने ढेर सारे लोगों को खोया होगा। उसे उसकी मदद की सख्त जरूरत है। उसके एक दोस्त को गंभीर चोट लगी है। वो थोड़ी हिचकिचाती है, सोचती है ये पागल क्या बोल रहा है, वो किसी की मदद कैसे करे? वो नामुमकिन लगता है। और वो क्यों बोल रहा है कि वो किसी का इलाज कर सकती है? क्या उसे पता है कि वो नर्स है? कम से कम जिस तरह वो मदद मांग रहा है खतरनाक नहीं लगता। फिलहाल वो मदद करने का फैसला करती है। फिर बिट्टू सिस्टम में जाता है और उसके लिए मिशन एक्टिवेट करता है। उसे ओ यांजू को, उस भालू जैसी लड़की को हील करना है और उसे अपग्रेड रिवॉर्ड मिलेगा। वो उसे आराम करने को बोलता है और कहता है कि घायल को लाऊंगा। फिर वो कंफ्यूज हो जाती है जब वो उसके पैरों तले कुछ संतरे फेंकता है। वो जानना चाहती है वो क्या है। अरे, वो शॉक में थी क्योंकि वो छोटे सिस्टम से बाहर हो गई थी ना। वो बस मुड़ता है और बोलता है, बाद में समझाऊंगा। वो कहता है, रिकवर करो क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। पर लड़की तो यही है भाई। वो लड़की भूख से तड़प रही थी, डर के मारे कांप रही थी। उन संतरों को देखकर उसकी आंखों में हल्की चमक आई, जैसे कई दिनों बाद किसी ने उम्मीद का हाथ थाम लिया हो। वो सोच रही थी, कहीं यह सपना तो नहीं। जैसे ही बिट्टू कमरे में घुसा, उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। दिल में हल्की राहत आई। पर अब मुश्किल और भी ज्यादा हो गई थी क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अचानक घर में घुसे हुए आदमी पर भरोसा नहीं करता। लेकिन वक्त आ गया था। बिट्टू सोच ही रहा था कि अचानक दूसरा लाल शेर दहाड़ते हुए दौड़ता आया। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी। चारों तरफ धूल उड़ रही थी। लोगों की चीखें गूंजने लगी। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था। कोई गिर रहा था, कोई दूसरों को पुकार रहा था। हिरेन, उठो, जल्दी उठो। शेर ने मुंह खोला। उसकी सांसें जैसे जमीन को जला रही थी। हिरेन ने आंखें बंद कर ली, सोच रही थी बस अब खत्म। और तभी वो गायब हो गई। बिट्टू ने यह सब देखा। केलॉग्स वहां खड़ा था, पूरी तरह कंफ्यूज। तभी हिरेन बिट्टू के सामने आकर गिरती है, थकी हारी, खांसती हुई। उसकी सांसें टूट रही थी, पर वो जिंदा थी। बिट्टू समझ गया वो बाल बाल बची है। कम से कम शेर की हिचकिचाहट ने सबको भागने का टाइम दे दिया था। लेकिन डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो लाल शेर, सब चिल्ला रहे थे कि हिरेन उठो। शेर मुंह खोलने वाला था। वो सोच रही थी कि बस मर गई। फिर वो गायब हो गई। हम तो जानते ही थे। बिट्टू देख रहा था। केलॉग्स वहां खड़ा कंफ्यूज था। तभी हिरेन बिट्टू के सामने आकर गिरती है, थकी हारी और खांसती हुई। उसे समझ आया कि फिर बाल बाल बचा। कम से कम शेर की हिचकिचाहट ने सबको भागने का टाइम दिया। उसी पल एक और आदमी नागरिक बन जाता है। बोनहो उसके पास टेलीपोर्ट करता है और कहता है, मेरी दादी का ख्याल रखना। बिट्टू एक सेकंड भी नहीं रुकता, बस कहता है, थोड़ा इंतजार करो। बोनहो पूछता है, क्यों? बिट्टू कहता है, क्योंकि तुम्हारा बाकी ग्रुप एक विशाल शेर के पीछे भाग रहा है। जानवर ग्रुप के करीब आ रहा था। डोंग जून देखता है कि सब नहीं बच सकते, तो वो कुछ करता है। शेर पर फ्रीज बॉल फेंकता है, लेकिन जानवर साइड हो जाता है। फिर भी थोड़ा लगता है। शेर और जोर से दहाड़ता है। गॉन डोंगजून को बुलाता है। शेर काटने आता है। डोंगजून समझ जाता है कि अब दौड़ नहीं सकता। साइड होकर सबको इमारत की तरफ भागने को कहता है। शेर फिर हमला करता है। ये वाला लगने वाला है। वो पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था। शेर का मुंह बिल्कुल पीछे था। फिर धड़ाम कुछ आया और शेर को जमीन पर पटक दिया। बिट्टू ने अपनी अदृश्य हाथ से एक लोहे की रॉड बनाई और शेर का गला घोंटने लगा। सब शॉक थे। जानवर जमीन से ऊपर उठ गया। तभी ग्योन के लिए मिशन पॉप अप होता है। बिट्टू सोचता है कि मैं खुद नहीं जा सकता, लेकिन वो शिकार करेगी तो मुझे 4 गुना लूट मिलेगा। वो वहां खड़ी थी, बिना डरे। मरते शेर को एक आखिरी नजर देती है, तीर छोड़ती है और मार डालती है। तुमने लाल शेर मारा,
पागल EXP मिला और 63 मिलियन वॉलेट में आ गए। लेकिन उस लड़की को जगाने के लिए तो 10 मिलियन चाहिए। और हां, सबका भरोसा और लॉयल्टी बढ़ गया। डोंगजून 30 पार कर गया, अब वैसल बन सकता है। मजे की बात, जब वो आया था मैंने सोचा था यही पहला होगा। अब घर वापस जून हमारी प्यारी भालू लड़की का इलाज कर रहा था। बिट्टू सोचता है कि अभी इसे पाकर लकी रहा। डोंगजून से पूछता है वो लाल शेर क्या था। डोंगजून बताता है कि बोनहो की दादी का घर लाल शेरों का इलाका था। एक को मारने में मुश्किल हुई, दूसरा आया तो समझ गए, चांस नहीं। बिट्टू कहता है अजीब है, इलाके में गोबलिन्स नहीं थे। अब समझ आया, इतने लाल शेर थे कि गोबलिन्स भाग गए। शेरों की वजह से दादी जिंदा है। डोंग की मिशन पूरी होती है, उसे 73,000 मिलते हैं। खुश, काम हो गया। बच्चा बधाई देता है, लेकिन वो बस घर जाना चाहती है। तभी कोई कहता है रुको, विश्वास नहीं होता। वो हमजून, वो बेकार बाप कह रहा है हर बार मेरे घर में इकट्ठा मत हुआ करो। अगर मैं बिट्टू होता तो इसे खिड़की से फेंक देता, लेकिन बिट्टू अच्छा लड़का है, ऐसा नहीं करेगा। कोई कहता है यूनिट 2901 में बिजली आ गई, तो हां, अभी वहां रह सकते हैं। बिट्टू डेमन को बताता है 21,101 और 21,002 में भी बिजली आएगी। उसे कहता है लोगों को बाथरूम और शावर इस्तेमाल करने को बोलो। अजीब बात। बिट्टू कहता है एक यूनिट रख लो, बाकी लोग शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि बिट्टू चाहता है कि वो उसके लिए मैसेंजर बने। जब कुछ करना हो या मैसेज देना हो तो दौड़ कर जाए। पहला ऑर्डर देता है, सबसे तेज 100 गोबलिन मारने वाली टीम को खाली घर मिलेगा, सब कुछ काम करेगा, 10 लोग रह सकते हैं, सबको वही फायदा, बस फ्लोर पर निर्भर करेगा, ऊपरी फ्लोर पर ही काम करेंगे। जून समझ जाता है पावर वालों को अपनी वैल्यू प्रूव करनी होगी, तभी मिशन बनता है। 10 गोबलिन मारो, रिवॉर्ड थोड़ा EXP। फेल, शेयर फैसिलिटी बंद, लग्जरी खत्म, काम का टाइम। और पार्किंग में एक बेचारा दौड़ रहा है, गोबलिन्स पीछे। दरवाजा देखकर कहता है बस थोड़ा और, लेकिन छोटा हरा हाथ कोट पकड़ने वाला था। वो स्लाइड करता है, ग्रुप को बोलता है मैं पहुंच गया। दूसरे सर्वाइवर ग्रुप्स हैं। गोरे भाई काम की तारीफ करते हैं, भाला निकालते हैं, घुसेड़ते हैं। ये वाले बहादुर हैं, गोबलिन्स से नहीं डरते। हार मानो, मुर्दा बनो। छोटे हरे वाले हमेशा की तरह पिट रहे हैं। सब कुछ अफरा तफरी। पीछे वाला हाथ मुंह पर रखकर सोचता है सब मर जाएंगे, और भाग जाता है। अरे उस साइको का चेहरा देखो जो कह रहा है मजा दिखाता हूं। काले बाल, भौं पियर्सिंग, विलन टाइप। भाला फेंकता है, स्पार्टन स्टाइल में बच्चे को ठोंक देता है। दोस्त तारीफ करता है, अब पूछता है कितने मारे। एक ने 22, दूसरे ने 23। जाहिर है जुड़वां भाई हैं। तभी लाल वाला कहता है 100 से ऊपर मारे, परफेक्ट। लेकिन जिस बच्चे ने गोबलिन्स ललचाए थे वो सुयूब से हिसाब मांग रहा है। कहां था, ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे। सुयूब गुस्से में नाशुक्री क्यों? बच्चा जिद करता है साफ 10 से ज्यादा थे। सुयूब कहता है शांत हो, रिजल्ट अच्छा था और सबको घर मिलेगा। बच्चा कहता है मैं तो मरते मरते बचा। सुयूब आगे आता है, छोटे भाई देखो हंटिंग का तरीका किसने सोचा? मैंने। मैं कैप्टन हूं, भाले भाइयों ने बनाए। तुम्हारी दौड़ने की काबिलियत पर भरोसा नहीं था, यही कर सकते थे। टीम में रहना है तो रहो, ना रहना है तो जाओ। तुम हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता। जुड़वां झगड़ा रोकने की कोशिश करते हैं। सुनमान, थोड़ा शांत हो। सुयूब कहता है इस हरामी को हिम्मत है कुछ कहने की, जो भाग गया। लेकिन जल्दी मुड़ते हैं 21वीं मंजिल पर रिवॉर्ड लेने, नया घर जीतने का टाइम। लेकिन वहां पहुंचते हैं, डेविन कहता है दुर्भाग्य से दूसरी टीम ने रिवॉर्ड ले लिया। सब मुंह बाएं खड़े, कौन इतनी तेज थी? डेविन कहता है रुको, मजाक नहीं कर रहा, देखो लोग वही हैं। उसका भाई और 2 बूढ़े। उन 2 बूढ़ों ने इतनी तेज कैसे मारा? वो बताता है उन्होंने घर छोड़ दिया ताकि उनकी बेटियां क्वेस्ट ना करें। डेव कंफ्यूज, जू की बेटियां छोटी हैं, बूढ़े कहते हैं वो अब बड़ी हैं, मिशन में गिनती होती है। दूसरी टीम्स को 30वीं मंजिल पर भेज दिया। डेविड मुस्कुराता है, नया रिवॉर्ड ले आओ। जयहून इंतजार कर रहा है। लिफ्ट में सब हंस रहे हैं। ये जयहून सब सम्मान से बात करते हैं, शायद हमसे छोटा है, मजाक है। जुड़वां सहमत। ये बेवकूफ खुद को भगवान समझता है। अपोकैलिप्स में कल्ट लीडर बना आदमी। पीछे कोई कहता है हम रिवॉर्ड लेने जा रहे हैं, चुप रहो, सबका गोल है इसके साथ रहना। सब घूरते हैं, हरामी।
तभी 30वीं मंजिल पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है। बिट्टू हाथ पॉकेट में डालकर चलता है। हाय गाइस, सब स्तब्ध। लाल सिर वाला कांप रहा है। बिट्टू कहता है, मैंने देखा तुमने कैसे शिकार किया, बैरियर का अच्छा इस्तेमाल किया, बढ़िया। लाल सिर वाला शॉक्ड, तुम्हें कैसे पता? बिट्टू इग्नोर करता है। यूनिट 1301 और 1502 को बिजली पानी गैस दूंगा। वो पूछता है, हाँ कैसे? बिट्टू, 100 गोबलिन मारे, हक्का है, और मैं कल्ट लीडर नहीं, किसी का भगवान बनने का इरादा नहीं। फिर आखिरी रिक्वेस्ट। वो तीनों जो बकवास कर रहे थे बुरी तरह फंसे। अगले कमरे में वो पैक में भागते हैं। अब मजबूत गोबलिन्स और एक ऑर्क पीछे। कोने वाले शॉक्ड, कोई चिल्लाता है फेंको। डियान मुस्कुराता है, पीठ से भाला निकालता है। ठीक है, वो नाइट एंड लांसर क्लास लेवल 33 में जागा। पहला स्किल थ्रो, रैंक बी, मेंटल एनर्जी खाकर भाला फेंकता है। पियर्सिंग से माना भरकर आसानी से घुसेड़ता है। नाइट क्लास लॉयल्टी से स्टैट्स बढ़ाता है। भाला पेट में लगता है और पीछे उड़ता है। दूसरा पास आता है लेकिन पीछे से तीर। वो हवा की रानी, वो उसके पीठ पर चढ़ती है, दूसरा भाला लेकर आखिरी को खत्म करती है। ये लोग कमाल के हैं। वो जानवर लेवल 19 था, 3 मिलियन मिले। थोड़ी देर बाद दूसरे सर्वाइवर्स मिलते हैं, बचाता है। हमेशा की तरह सिटीजनशिप ऑन फॉर। अब 200 सिटीजन्स। टैक्स लेना शुरू। कैपिटलिज्म आ गया। 10% टैक्स, 30 दिन कूल डाउन। बिट्टू सोचता है, जो देता हूं उसका हिस्सा वापस आएगा, लेकिन 10 महीने लगेंगे, टाइम नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन 30% करता है, इन्वेस्टमेंट। तभी हाउस स्किल लेवल 10। सीने में दर्द। बिल्डिंग जोन फैलता है, सारी मंजिलें, सिस्टम, पूरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तुम्हारी। 1 बिलियन मिलता है, कंस्ट्रक्शन एंड लॉक। सोलर पावर जनरेटर 133 मिलियन, स्टोर 219 मिलियन, ट्रेनिंग सेंटर 300 मिलियन, सोलर सालाना 30 मिलियन एनर्जी। बिट्टू, 5 साल में ब्रेक इवन। बेहतर तरीके हैं, 1 बिलियन फंड्स है सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इस्तेमाल करता है। पहला पैनल बनाता है, दूसरा नहीं, एक ही पर बिल्डिंग, स्टोर। लोग उसके क्राफ्टेड आइटम्स खरीद सकेंगे, पे करेंगे, वो कमाएगा, कीमत खुद सेट करेगा। यूनिट 101 में 47 घंटे। ट्रेनिंग सेंटर, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस 2 गुना, लेवल 15 से नीचे तिगुना। कमजोरों के लिए मिशन, दूसरी मंजिल 71 घंटे। स्टोर स्किल लेवल 5, 500 आइटम्स, मॉडिफिकेशन, पानी पर क्लिक, ब्रांड्स, रामेन, फ्लेवर्स। बाहर डियोक्सू ऑर्क्स चीर रहा था, कंधे पर वार, लेकिन आर्मर बचाता है। वो काउंटर करता है। डोंग यान बुलाता है, हेलबर्ट फेंकूं तो? डियोक्सू कंफ्यूज। दोस्त कहता है टेस्ट करना है, ओनारा डालकर फेंकता है। डियोक्सू, क्या कर रहा है? दोस्त शांत, अनसमन करके समन करो। तुरंत समझ आता है, हाथ फैलाता है, हथियार वापस। जीनियस कहता है। हिरेन कहती है तीर लेने जाना है। पीछे से आवाज, तीरों का क्विवर पैरों पर गिरता है। बिट्टू को ओमनी फोकस मिलता है, ऑब्जर्व करते हुए दूसरा स्किल। ग्रुप मिशन पूरा, 2 मिलियन, गैंग लेवल अप। बिट्टू खुश, सब मजबूत होंगे। पापा का घर 10 किलोमीटर, 3 घंटे पैदल। रूफटॉप पर जाता है, शहर बर्बाद। जल्दी करनी है। डियान का ग्रुप सबसे तेज। मून, चश्मे वाला, 50 ट्रस्ट, क्रो स्किल। फाइटिंग के लिए बेस्ट नहीं, रेकॉन के लिए। यानजू, भालू 12 ट्रस्ट, डन। हीलर 60। बिट्टू चाहता है हीलर प्लस भालू बराबर सॉलिड, लेकिन यानजू भरोसा नहीं। हिल्डो 70% पावर बूस्ट, रैंक बी आर्मर, पहले जागे वालों का फायदा।